के हैं। नमस्कार आप सबको। प्रेरणा के मंच पर आप सबका तहे दिल से स्वागत है। स्वागत है आपकी उस सोच का जिसके वजह से आज आप इस मंच पर जुड़े हुए हैं। नमन है आपके विचारों को कि आपने सोचा कि हौसलों की उड़ान को हम भी सुने और अपने विचार हमसे साझा करें। प्रेरणा के मंच पर पिछली बार हम उन स्त्रियों से मिले जिन्होंने परंपरा को नींव बनाकर उस पर प्रगति की फसल उपजाई और उन्होंने अपनी बातों से हमें प्रेरणा दी। आज हम कुछ अलग सी स्त्रियों के साथ जुड़े हैं। खास ये भी है कि नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों की बात जैसा कि आप जानते हैं कि असुरों के अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने देवी की देवी की देवी को बनाया था और वही उसी देवी ने असुरों का संहार किया था। दुर्गा की उन 9 रूपों में आज 2 देवियां हमारे साथ हमारे मंच पर आज यहाँ पर साथ बैठी हैं और उनकी कहानियों से, उनके संघर्षों से, उनके जीवन से कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा जरूर मिलेगी। क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि हम किसी एक की कहानी सुन रहे हैं, लेकिन वो कहानी हम सब से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। हम सब के जीवन से कहीं ना कहीं जरूर एक उसका सिरा जुड़ा होता है। तो आज ऐसे ही स्त्रियों से आपको मिलवाऊंगी प्रेरणा के मंच पर। तो चलिए स्वागत करते हैं सबसे पहले कोमल रानी जी का। कोमल रानी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पटना, बिहार से। बजाज फाइनेंस में ये इंडिया कलेक्शन मैनेजर है। कोमल रानी जी ऐसे वक्त पर फील्ड जॉब कर रही थी पटना में जब वहां लड़कियों को सेल्स डिपार्टमेंट में काम करने के लिए मनाही सी थी। आज उनकी जिंदगी से भी बहुत कुछ हमें जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे थोड़ी देर में। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हिना खातून जी। हिना खातून जी वो लड़की हैं जो जब अपनी माँ के गर्भ में पल रही थी तो उनके पिता बेटे की चाह में अपनी पत्नी को तलाक दे रहे थे। वो ऐसी बेटी हैं जिन्होंने अपनी माँ की हौसलों की उड़ान को एक ऐसा पंख दिया कि आज लोग दुआओं में मांगते हैं कि हमें हिना खातून जैसी एक बेटी हो जाए। तो ऐसे संघर्षों की कहानी को उड़ान देते हुए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हिना खातून जी। और स्वागत करते हैं मयंक श्रीवास्तव जी का। मयंक श्रीवास्तव जी जो एक बेहद संवेदनशील रचनाकार हैं और बहुत ही संवेदनशील इंसान हैं और हमारा मिलन विचारों का मिलन है। जब हम साहित्य के एक कार्यक्रम में मिले तो विचारों के मिलन से ही आज यहाँ तक प्रेरणा के मंच तक पहुंच पाए। और सच मानूं तो जितना मैं उन्हें जानती हूँ, जान पा रही हूँ और आगे जानते रहूंगी, एक इंसान के अंदर कई किरदार वाले मयंक श्रीवास्तव जी कहीं ना कहीं इस बात के परिचायक भी हैं कि कलयुग में अच्छाई बची हुई है और उन्होंने मेरी जो सोच थी उसको उड़ान दी है। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मयंक श्रीवास्तव जी आपका प्रेरणा के मंच पर। आज आपके वजह से ही ये कार्यक्रम जो है उड़ान ले रहा है, उड़ान भर पा रहा है। और स्वागत करती हूँ लगातार हमारे साथ जुड़ते जा रहे हमारे दोस्तों का, मित्रगणों का। और मुझे कमेंट्स दिख नहीं रहे हैं, मैं कोशिश करती हूँ। लगातार हमारे साथ जुड़ गई हैं रूबी जी, रश्मि जी, आप सबका बेहद स्वागत करती हूँ और शुरू करती हूँ अपना इस प्रेरणा के मंच का, जिसपे आज हमारा जो विमर्श है वो है हौसलों की उड़ान। और सबसे पहले सरस्वती मंत्र के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ, क्योंकि सरस्वती माँ के आशीर्वाद के बिना आज हम सब कहीं ना कहीं जो वाणी हमें मिली है वो तो सरस्वती माँ की ही देन है। तो कार्यक्रम शुरू करने के पहले एक मंत्र से सरस्वती माँ को नमन करती हूँ। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। आप सबका
स्वागत है प्रेरणा के मंच पर। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं बढ़ती हूँ कोमल जी की तरफ। कोमल जी, मैं एक छोटा सा परिचय दूंगी उनका और फिर वो अपनी कहानी खुद ही अपने शब्दों में बताएंगी कि एक प्यारे से परिवार से में वो पली बढ़ी, पति की छाँव में आराम से जिंदगी बीत रही थी और कहीं अचानक जिंदगी ने मोड़ लिया। अकाल मृत्यु में ने पति को जो घेरा, उसके बाद से जो जीवन परिवर्तन हुआ और संघर्षों की कहानी जो कोमल जी ने जी, और उससे वो आज खुले विचारों के साथ हमारे साथ जुड़ी हैं उस प्रेरणादायक कहानी को साझा करने, ताकि उनके जैसी जो स्त्रियां हैं वो कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं और कभी शादी को सिर्फ वो छांव ना समझें, वो आंचल ना समझें जो बेहद जरूरी है सिर्फ जीवन यापन के लिए। तो स्वागत करती हूं मैं कोमल जी का अपने मंच पर, उन्हीं की साझा की हुई पंक्तियों से जो उन्होंने बहुत बेबाक तरीके से वो अपने पटल पर लिखती हैं और उन्होंने किसी की पंक्तियां साझा की थी, उसी से उनका स्वागत करती हूं कि दुनिया में वही शख्स है ताजीम के काबिल, जिस शख्स ने हालात का रुख मोड़ दिया, जिस शख्स ने हालात का रुख मोड़ दिया। स्वागत है कोमल जी, आपकी कहानी, आपकी जुबानी। नमस्ते मेरी तरफ से सबको। और मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि अगर आप ये मंच मुझे 6 महीना पहले देती तो मैं शायद उस समय मना कर देती, क्योंकि तब जो मेरा रास्ता था वो अधूरा था। और जो मंजिल लेके हम चले थे वो मतलब आपका लक्ष्य होता है कि मुझे वहां तक पहुंचना है और उसके बीच में मुझे कोई रुकावट नहीं चाहिए। और जब तक आप पहुंचते नहीं, आप एक डर में जीते हैं कि क्या पता कहीं रुक जाऊं, ना हो पाए। तो अभी ये एक संजोग है कि जब मैं आप लोगों से जुड़ रही हूँ तो उस समय जो मेरा लक्ष्य था, मैं एक ही लक्ष्य लेके चली थी कि मुझे मेरे बेटे की परवरिश अच्छे से करनी है, उसे अच्छी शिक्षा देनी है और उसके लिए मुझे जितना मेहनत करना है वो मैं करूंगी। मैं बहुत कमजोर थी। अगर मैं अपने बारे में बोलूं तो मैं बहुत कमजोर थी। जब पिता के साथ रही, मेरे पापा मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। 2 भाई बहन हैं और मुझे ज्यादा प्यार मिला और मेरी हर ख्वाहिश को पूरी की गई। और मतलब मेरी शादी भी इसलिए कर दी गई कि चलो इसे पढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि उस समय लड़कियों को अकेले बाहर भेज के पढ़ाना बहुत मुश्किल था। तो पार्ट 2 में जब मैं गई, मैं केमिस्ट्री ऑनर्स कर रही थी और उस समय का माहौल बिहार का और बुरा था। लड़कियां सेफ नहीं थी। 2000 1998 की बात, 1998 से 2000 तक की बात कर रही हूँ। बिहार बिल्कुल सेफ नहीं था लड़कियों के लिए। लड़कियां रात में निकलती नहीं थी। तब मेरी पढ़ाई हो रही थी और उन्होंने मुझे अकेले बाहर जाके पढ़ने के लिए भेजा था। शादी इसलिए हो गई कि मतलब ये उनके सामने शर्त रखी गई, मेरे ससुराल वालों के सामने, कि सर शादी हो रही है, आप इसे पढ़ने देना। और मेरे इन लॉ सब रेडी हो गए थे कि ठीक है, हम लोग रोकेंगे नहीं। लेकिन फिर हस्बैंड का ये हुआ कि जब मैं कमा रहा हूँ और सक्षम हूँ तो तुम्हें कमाने की क्या जरूरत है, इतनी मेरी कमाई हो जाएगी कि जो आमतौर हमारा घर अच्छे से चलेगा। जी। और वो फिर जैसे जैसे हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और वो मुझे लेके लखनऊ चले गए, क्योंकि उनका जॉब वहीं पे था। फिर 2 साल के बाद मेरा बेटा हुआ। 18 साल में मेरी शादी हो गई थी। उस समय मुझे हाँ। शादी का मतलब नहीं समझ में आ रहा था कि शादी होता क्या है। मैं बहुत छोटे से परिवार में थी और मैं बहुत बड़ी फैमिली में चली गई। मेरे हस्बैंड 5 भाई थे, इतनी बड़ी फैमिली, मुझे कैसे किसके साथ रिएक्ट करना, क्योंकि मैं बस बड़े लोग सब मेरे से बड़े थे, मैं सबसे छोटी थी। सबसे छोटी। कभी कभी मेरे हाँ। से बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती थी कि आप ससुराल में हो और आपको सामने वाले को ऐसे रिस्पेक्ट देना है, मैं एज अ फ्रेंड बात कर लेती थी। तो बाद में धीरे धीरे इन चीजों को मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत बहुत ही केयरफुली इन सब चीजों से निकाला और वो लेके मुझे चले गए। बोले कि नहीं, मैं जहाँ रहूंगा वो वही रहेगी ये। जी। घर में बोला बहुत हुआ कि नहीं, इसे छोड़ दो, यही पढ़ेगी।
वो लेके चले गए मुझे। फिर तो बेटा हुआ, बेटे के साथ फिर मतलब मैं बिल्कुल गृहस्थ जीवन जिसको बोलते हैं ना, प्यारा सा पति है, बच्चा है। बिल्कुल सरल बहुत जीवन केयरिंग मेरे बहुत हस्बैंड थे। जी। मतलब इतने केयरिंग मेरे हस्बैंड थे कि मुझे रोड क्रॉस करने में डर लगता था, तो अगर ये इनको याद नहीं रहता था और ये निकल जाते थे और मैं वहीं खड़ी रह जाती थी, तो फिर हाँ। वो उसको जाके उनको दिखता था कि अरे ये तो रह गई, फिर वो मुझे लेने आते थे। मुझे क्या पहनना है, मेरे घर में क्या मुझे बिल्कुल एक जरूरत भोली है, भाली सब साथी कुछ। से जिंदगी। तो हाँ, मैं फुल्ली डिपेंडेंट थी। फिर जब बेटा मेरा प्ले स्कूल में गया, तो जो मेरी लैंडलॉर्ड थी वो, उनको मैं माँ, आज भी मैं मतलब वो मेरी माँ ही है। उन्होंने मुझे, कहते हैं ना कि आपको जो माँ बन के समेट लेना अपने साथ, हम्म। जरूरी नहीं है कि खून ब्लड का ही रिश्ता होता है। बहुत ज्यादा केयर की वो। मेरा बच्चा उन्हीं के पास हुआ, और उन दिनों मुझे क्या खाना है, कैसे रहना है, सारा केयर। तो फिर वो बोली, कोमल तू इतनी पढ़ी लिखी है, क्यों नहीं जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वहीं पे तू भी टीचिंग का काम कर, ऐसे घर में कब तक बैठी रहेगी। मैं फिर मेरे अंदर वो आया कि अरे सच में मुझे पढ़ लिख के मैं ऐसे हो गई। तो मैंने इनको मनाया हस्बैंड को कि मुझे जाने दो, बच्चा भी वहीं पे है। तो ये मान गए। हम्म। फिर मैं स्कूल में एज अ टीचर ज्वाइन कर ली, और 7th क्लास के बच्चों को मैं साइंस पढ़ाती थी। एक बार कभी वो छुट्टियों की जरूरत पड़ी, वो रिटायर्ड एसपी थे, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं अच्छा। नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी। तो इन्होंने कहा, अरे छुट्टी नहीं मिलेगी, जॉब छोड़ दो, ऐसा जॉब नहीं करना है। फिर मेरी जॉब छूट गई। फिर मैंने कहा अब तो छोड़ ही दो, अब ये सपना समझ के भूल जाओ कि आपको जॉब करना है। ठीक है, पर जो पढ़ाई लिखाई थी हो गई, अब पति और बच्चा और अपनी गृहस्थी संभालो। फिर मैं ना वो गृह के काम जो होते हैं ना, सिलाई बुनाई, अम्मा के साथ बैठ के बुनाई सीखना, अम्मा मुझे ये कर दो, वो सिखा दो, खाना हम्म। कैसे बनता है, सब वो सब चीज मैं उसमें फिर इन्वॉल्व हो गई पूरी तरीके से। फिर अचानक 2011 में इन्होंने कहा कि कोमल, और हम लोगों ने जमीन खरीद ली थी, हम लोग को बिहार नहीं आना था, लखनऊ ही सेट होना था। फिर अचानक पता नहीं इनके दिमाग में क्या आया, इन्होंने कहा कि कोमल घर चलते हैं। हम्म। और मेरे जो ससुर जी हैं वो पटना में मकान है, उन्होंने 5 फ्लैट बनवा दिया था कि मेरे पांचों बच्चों के लिए एक एक रहेगा। हाँ हाँ। तो जब 2011 में ये बोल इन्होंने कहा कि नहीं चलो घर चलते हैं, मैं कभी अपने मम्मी पापा के साथ रहा नहीं, भैया भाभी के साथ रहे थे, तो अब उनकी उम्र हो गई है और मैं चाहता हूँ कि उनके साथ कुछ समय गुजारूं। और हम लोग मेरा मन, मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा था, यूं अचानक से सब कुछ हो गया जल्दी जल्दी। और हम लोग पटना आ गए। पटना आ गए, मैं इनसे बोलती थी मुझे मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, मुझे माहौल समझ में नहीं आ रहा है, मैं कम मतलब पता नहीं क्यों एक अंदर से खुशी नहीं महसूस हो रही थी। फिर इनका 3-4 महीने के बाद पास का एक लोकेशन है बिहार शरीफ, नालंदा, मैं जिस नालंदा का भी जिक्र कर रहे थे वहीं पे, और वहीं पे पास में ही मेरा ससुराल का गांव है। तो इनका वहां पे ट्रांसफर हो गया, और मेरे हस्बैंड गांव से, जहाँ पे मम्मी पापा इनके रहते थे, वहां से आना जाना शुरू किए, और सैटरडे संडे पटना आते थे। मेरा बेटा स्कूल में था। मैं बहुत हम्म। रोती थी, मैं कभी अकेले नहीं रही, मैं बहुत रोती थी, मैं कैसे रहूंगी। इन्होंने कहा कि नहीं तू सब संभाल लेगी। मुझे आज लगता है कि शायद वो मैसेज दे रहे थे कि तुमको अकेले ही रहना है, अकेले ही तुम अब संभालना रहना है सब। सीख ले। हाँ, बिल्कुल हाँ। और ये 6 महीने के बाद दिसंबर 14 दिसंबर को एक रोड एक्सीडेंट में हम्म। इनका डेथ हो गया। हम्म। वो वो दिन था, और जो पीछे का दिन था, दोनों में बिल्कुल कोई भी, वो उस दिन के बाद की जो मेरी जर्नी है और उससे पहले की जो मेरी जर्नी है, वो बिल्कुल दो दोनों अलग अलग। मैच ही नहीं किया, कुछ भी मैच नहीं किया। न हम्म। रिश्ते, न मेरा खुद का कोई प्लानिंग। मतलब आप खड़े हो और
ना आपके नीचे जमीन है, ना ऊपर आसमान दिख रहा है, जीरो हो गए हो, ना आपका दिमाग काम कर रहा है, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हम लोग चले गए थे गाँव, मुझे होश नहीं रहता था, मैं क्या बोल रही हूँ। बिल्कुल, फिर वो एक समझ सकते हैं वो अचानक से एक पल जहाँ पे इंसान टूट जाता है और रास्ता सच में कुछ नज़र नहीं आता है। तो फिर उस समय मेरा बेटा 7 साल का था। एक दिन मेरे पास आया, वो जो 13 दिन का वो होता है, उसी दौरान में वो मेरे पास आया। मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, मेरे हस्बैंड 5 भाई हैं, सबके बच्चे थे बड़े बड़े, मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे सबसे बड़े जेट्स जो हैं वो मेरे लगभग फादर के एज के हैं, और वो मुझे हमेशा बेटी जैसा ही प्यार करते थे। पूरा पूरा फैमिली मुझे, मतलब कभी बहू नहीं, मेरा ऐसा नेचर था कि उन लोगों ने मुझे वैसे ही एक्सेप्ट किया था। हुँ, मैं सबसे हंसती बोलती थी। तो मेरी सास सबको बहू कह के ही बुलाती थी, लेकिन उन्होंने बस मेरा ही नाम लेके, वो मुझे ही हुँ, बस कोमल कह के बुलाती थी, सब उनके लिए बहू थी, बड़ी छोटी बहू ये ऐसे। ये घटना जब हुआ तो बेटा एक दिन मेरा अचानक से आके बोलता है, मम्मा अब मुझे कौन पढ़ाएगा, मेरा खर्चा कौन उठाएगा। और बिल्कुल वो सीधा शांत बच्चा था, उसको हुँ, इन हुँ, सब चीजों की समझ नहीं। वो तो जन्म लिया और हम लोग के साथ ही अपने मम्मी पापा के साथ रहा, कभी छुट्टियों में नाना नानी के पास या हुँ, दादा दादी के पास आता था, चाचा लोग से मिलता था। उसको बस इतनी ही समझ थी, उसे ये सब नहीं पता था। उसे उसे जो जिन चीजों की जरूरत होती थी उसके पिता लाके देते थे, और बहुत प्यार करते थे, मतलब बहुत ज्यादा केयर था। मैं जॉब करके भी वो चीजें नहीं कर पा रही हूँ जो ये करते थे। घर भी कोई संभालना, बाहर भी संभालना, ऑफिस भी संभालना, बहुत एक्टिव आदमी, बहुत ज्यादा रिश्तों को संभालना, मेरे मेरे मायके में सारे रिश्ते को संभालना, ससुराल में सबको संभालना, जिसको जब जरूरत है। मैं इतना नहीं कर पाती हूँ। लोग बोलते हैं कि तू बहुत एक्टिव है, बहुत कर्मठ है, मेरे से नहीं हो पाते हैं। मुझे लगता है कभी कभी बहुत कि अरे मैं उसको टाइम नहीं दे पाई, बट नहीं हो पाता। फिर मैं इनके तरफ देखती हूँ, "ये कैसे आप इतना सब कुछ कर लेते थे, मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा है इतना"। मतलब अभी भी वो आपसे तो जब आत्मा से मैंने, जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं बहुत बातें करती हूँ, खूब बातें करती हूँ। जब मेरे जीवन में परेशानियां कुछ आ जाती है तो मैं बिल्कुल फैल जाती हूँ कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, संभालो आप। और मुझे ऐसा फील होता है हमेशा कि मैं हुँ, कर हुँ, रही हूँ, बट मेरे पीछे मेरे हस्बैंड भी कहीं हैं। न कहीं वो है। मतलब मुझे हाँ, बिल्कुल कोई चीज का नॉलेज नहीं था, मैं बस पढ़ी। पिता का इतना ज्यादा मेरे पास माँ बाप का प्यार था। फिर हस्बैंड इतने करे, देखिए हस्बैंड का क्या है ना कि प्यार करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, बट वो बच्चों जैसी केयरिंग मैं बहुत कम हस्बैंड में, मतलब मैं तो आसपास बिल्कुल, नजर दौड़ाती हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसे तो पर्सन मैं देखी ही नहीं जो आपको बिल संभाल रहा है कि चलो मेरी वाइफ को ये समझ नहीं है तो मैं इसको कैसे दुनिया के नजर से बचा के रखूं, मेरी वाइफ को कोई कुछ बोले नहीं। ऐसे हस्बैंड लेकिन बहुत कोमल कम जी फिर मुझे मिलते हैं, आपने मैंने कैसे नहीं देखा। आगे फिर जीवन को मोड़ दिया आपने? जब बेटा मेरे पास आया बोलने कि मम्मा अब मेरा खर्चा कौन उठाएगा, क्योंकि ये सारे पूरी फैमिली एक जगह बैठ के बहुत शोर हो रहा था शायद, और वो लोग डिस्कशन कर रहे थे कि अब इनका खर्चा कौन उठाएगा। ये बच्चा मन मस्तिष्क पे तो असर करता है ना। तो इसको लगा कि अब मेरा खर्च कौन उठाएगा, मेरे फादर तो है नहीं, इतनी समझ तो थी। मैं तब शॉक्ड हो गई कि अच्छा सिर्फ मेरे हस्बैंड नहीं गए, अब तो मुझे ये भी, मतलब सच में मेरा खर्च कौन उठाएगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं था, क्या करूंगी मैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब ईश्वर सारा रास्ता बंद कर देता है तो कुछ ना कुछ खोलता है। फिर जिस कंपनी में मेरे हस्बैंड थे, महिंद्रा फाइनेंस में, वहां से मेरे लिए ऑफर आया और उन लोगों ने बहुत जोर दे के कहा कि नहीं आप इसे जॉब करने दीजिए मेरे यहाँ। फिर
मैं जॉब की, मुझे माउस भी पकड़ने नहीं आता था लिटरली। मुझे कंप्यूटर का एक एक एबीसीडी नॉलेज नहीं थी। मैं धीरे धीरे काम सीखती थी। मतलब वो ऐसा 6 महीने के बाद मैं ज्वाइन कर ली थी। मैं रो रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मेरे पास बस एक अब यही ऑप्शन है। 9,600 रुपये मेरी सैलरी थी। उसमें मैं 7,000 अपने बच्चे के स्कूल फीस, ट्यूशन फीस दे देती थी। मेरा बच्चा जो हमारी जिस स्कूल में पढ़ रहा था, उनकी जो प्रिंसिपल थी, वहां पे मैं गई कहने कि मैम मैं तो जॉब करूंगी, मुझे कोई डे बोर्डिंग स्कूल बता दो जहाँ पे मैं दिन भर बच्चे को रख सकूं। उन्होंने कहा, अरे ये तेरा बच्चा है तो मेरा भी बच्चा है, इसे पूरे दिन के लिए मेरे पास छोड़ दो, शाम में ऑफिस से आते समय लेते जाना इसको। और मतलब भगवान ने आपको ताकि कहीं वो ना कहीं एक सहारा भी दे दिया। बहुत ही ज्यादा वो स्ट्रगल वाला टाइम था। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं ऑटो से आऊं। पैसा था लेकिन वो पैसे मेरे पास नहीं थे। इवन मेरा ज्वेलरी जो शादी में आया था वो भी मेरे पास नहीं थे। जो वो 9,600 रुपये मुझे मिलता था और जो पति की थोड़ी सी पेंशन थी, वही हम्म। बस मेरे पास होता था और उसी में मुझे घर चलाना रहता था। तो ये था कि बच्चे को पढ़ाना, क्योंकि वो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी तो मुझे समझ में आ गया कि जब मुझे इस बुरे वक्त में काम नहीं आया तो मेरे बच्चे को क्या काम आएगा। बिल्कुल, रखा तो हुआ पैसा अगर मेरे कितना। पिता ने मुझ हाँ, अगर मुझे मेरे पिता ने नहीं पढ़ाया होता हम्म। तो मैं काम नहीं कर रही होती। तो मुझे बस ये था कि बच्चे को पढ़ा देना है। मैं बहुत बहुत दूर दूर तक जाए। और मैं सीटी बस से आती थी जिसमें लेबर क्लास के लोग आते हैं ना, मैं हम्म। उससे अपने बेटे को लेके आती थी। रात में 8 बजे तक घर पहुंचना मेरा होता था। बिल्कुल। गर्मी बहुत बरसात जाड़ा, सुबह रहा आपका। कोमल जी, सुबह बच्चे को तैयार करके भेजा। अब कहाँ तक पहुंची जी, हैं आप इस संघर्ष को तय करते हुए? आप आज कहाँ तक पहुंची हैं वो बताइए हमारे लोगों को, मैं ताकि। उस समय मैं एज अ टेलीकॉलर ज्वाइन की थी। मेरा काम था फोन पे कस्टमर को कॉल करके, वो जो गाड़ी फाइनेंस कराया था उसको कॉल करके मैं कलेक्शन करती थी कि पैसे जमा कर दो। उसके बाद फिर मैं लगभग 6 साल यही काम की महिंद्रा फाइनेंस में। फिर मुझे थोड़ा बहुत और काम का वहां पे ऑप्शन मिला, एफडी करने का मिला। मैं जो भी मेरे पास काम आता था मैं ना नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो भी मुझे आगे बढ़ने का है वो यहीं से है। तो मैं सारा काम ले लेती थी, जो भी मुझे बोला जाता था ये कर लो वो कर लो, मैं करते रहती थी। एफडी का काम करना, फिर जोनल एमआईएस कोऑर्डिनेटर मुझे बना दिया गया। फिर मुझे लगा कि इस पैसे से मेरे बच्चे की पढ़ाई नहीं पूरी हो पाएगी, क्योंकि वो जब कॉलेज में जाएगा 10th 12th में तो खर्चे बढ़ेंगे। फिर एक मेरे मैनेजर थे जो बजाज फाइनेंस में आए थे, उन्होंने मेरे को बोला कि आप बजाज फाइनेंस में आओगे क्या, एक अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने मुझे वहां पे काम करते देखा था। मैं बोली हाँ आ जाऊंगी। फिर मैं बजाज फाइनेंस में असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन की सेल्स डिपार्टमेंट में, और पूरा बिहार देखती थी। पूरा बिहार में मुझे जो डीलर से मतलब घर से निकली नहीं, वो अब पूरा बिहार संभाल रही थी। घर से उसके लिए निकली नहीं मीन्स मैं रोड भी नहीं क्रॉस कर पाती थी। और वो लड़की अकेले पूरा बिहार के डीलर से मिलना, अपने बिजनेस के बारे में बात करना, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, डीलर से मिलके डिस्कशन करके। मैं नेपाल के बॉर्डर तक विजिट की हूँ। मैं वो बिल्कुल। बंगाल के तरफ, पूरे बॉर्डर की तरफ गई। मेरा लगभग 30 दिन में 15 दिन में विजिट पे ही रहती थी। वही वही मैं देख रही हूँ कि मतलब एक काम से जिंदगी कैसे बदल जाती है, और आपने उसका डट कर मुकाबला किया है। और आज यहाँ तक फील्ड जॉब खासकर बहुत ही संघर्ष वाला होता है पहले ही, लड़कियों के लिए खासकर। और मैं बिहार से हूँ तो इस बात को समझ सकती हूँ। और तो वो आपने किया और मैं आज आप जब हेड बन। बजाज फाइनेंस ज्वाइन की थी ना, उस समय बजाज फाइनेंस में कोई भी फीमेल लड़की नहीं थी। मैं फर्स्ट एम्प्लॉय थी। और लोग लेने से डरते थे कि पता नहीं, मतलब थोड़ा सा लड़कियों को लेके आज भी आप कह सकते हो कि बिहार पुरुष प्रधान राज्य है।
और यहाँ पे लड़कियों को लेके दो तरह की मानसिकता है। एक, उन्हें डर लगता है, ऐसा नहीं है कि लड़कियां डरती हैं, मैं इस मंच से, खुले मंच से बोल रही हूँ, सिर्फ लड़कियां नहीं डरती हैं, लड़के भी, पुरुष भी डरते हैं कि कभी कभी छोटी सी बात को लड़कियां इतना बड़ा तूल बना दे देती है ना, देते हैं, बिल्कुल। इतना बड़ा बना देती हैं कि उन बेचारों की नौकरी चली जाती है। तो हाँ। इस वजह से भी नहीं लेना चाह रहे थे। मैं आई, 2 साल काम की, फिर मुझे देख के सीनियर्स बहुत ही कंफर्टेबल हो गए कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, लड़कियां अपना काम करती है, बहुत मेहनत से करती है और बहुत अच्छा काम करके देती है। फिर बहुत सारी लड़कियां बजाज फाइनेंस में आज के डेट में काम कर रही हैं और मुझे खुशी होती है कि जहाँ पे मैं अकेले अनकंफर्टेबल कभी कभी फील करती थी, कि सब जगह जब मैं नजर ऊपर करती थी तो चारों तरफ सिर्फ पुरुष होते थे, और आज तो बहुत लड़कियां काम कर रही है, कलेक्शन में काम कर रही है, सेल्स में काम कर रही हैं। अच्छा बिल्कुल लगता है माहौल। देख के ये तो। बिल्कुल, चलिए कोमल जी, अब हम आपके और इन बातों पर विमर्श भी करेंगे, आपकी जिंदगी से बहुत कुछ जानना है, सीखना है। बढ़ते हैं एक थोड़ी सी एक कहानी। अ, जी जी। एक एक छोटा सा सवाल है कि हमने कोमल आपकी कहानी पूरी बड़े ध्यान से सुनी। एक उच्च जी। मध्यम वर्गीय परिवार, बिहार के परिवार से की जो जीवन यात्रा है वो बदलती है। हमें ये जानना है कि इस पूरे जो बदलाव हुआ उस संघर्ष में आपके जी। आसपास की महिलाओं की भूमिका क्या रही, समाज में दूसरे तरह की महिलाओं का क्या साथ रहा, और इसमें जो साथ में काम करने वाले पुरुषों का क्या योगदान। आपने पर्व और मैं परंपरा को और अपने परिवार को कैसे दोनों को बराबर से जिया। मैं सच बोलूं, क्योंकि ये खुले मंच से है और ये हमारी जैसी औरतों के लिए एक बहुत बड़ी सीख होगी। मुझे कुछ चीजों पे लगता है कि औरतों को बदलाव अपने में लाना चाहिए। थोड़ा सा उनका जो माइंड है, जो उनकी सोच है, वो मुझे नहीं पता दूसरे स्टेट में किस तरह से हमारी जैसी महिलाएं जो बहुत ही कम उम्र में ऐसी या हो जाती हैं, उनको कैसे लिया जाता है, लेकिन हमारे बिहार में अभी भी इस चीज के लिए बहुत ही संकीर्ण मानसिकता है और वो पुरुष में नहीं है, वो सिर्फ महिलाओं में है। मैं कभी भी किसी के फंक्शन को अटेंड नहीं करती, बहुत क्लोज रिश्ते हैं, एक दो, इवन मैं अपने मायके भी नहीं गई हूँ किसी चीज में, मैं बहुत क्लोज एक दो ऐसे रिश्ते हैं जिसका मैं इस तरह का अटेंड की, वो भी जो कहते हैं ना, वो सगुन विद्ध हो, जो औरतें करती हैं, और जो बोलते हैं सौभाग्यवती स्त्रियां, स्वाभाविक, जिनके हाँ। सब टाइप की हूँ, क्योंकि ये, होती हैं, अ, वो वो सही नहीं होती है इन चीजों के लिए, अपशगुन होता है, बट होती है। लेकिन आवाज। हम्म। आज मैं क्या नहीं, जो चीजें मुझे कमजोर कर रही है उनको अपनी जिंदगी से निकाल फेंको। कोई जरूरत हम्म। नहीं है कि आपको उस फंक्शन को अटेंड करना जहाँ पे आपको ये महसूस कराया जाए कि आपके होने से कुछ अपशगुन होता है। बिल्कुल, समझ मैं रहे तो हो ना? सहमत हूँ इससे। मैं खुद को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करती हूँ। अगर मुझे कहीं से भी ये महसूस होता है कि इनके लिए मैं सही नहीं हूँ, वो मैं बहुत दूर चली जाती हूँ वैसे इंसान से। कभी भी मुझे किसी पुरुष ने चोट नहीं पहुंचाया, किसी पुरुष ने नहीं। वो और क्या बात। बाहर में तो मुझे बहुत ज्यादा मदद मिला है। जब मैं महिंद्रा फाइनेंस में थी तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि वहां के सीनियर मुझे ऐसे जैसे बेटी मैं उनकी हूँ। मेरे ऊपर वहां पे हिम्मत नहीं था कि कोई मुझे कुछ बोल देता, और एक टाइम ऐसा आया था कि मैं आज इस चीज का डिस्कशन करना चाहती हूँ, क्योंकि वो लड़कियां सोचती हैं कि बाहर निकलेंगे कुछ होगा, बिल्कुल फेस करो, हर चीज को फेस करो। कभी कभी ऐसे हालात होते हैं कि आपको साइको से वेट होगा। पहले ये कहते हैं कि उस युग में दानव और जो
दानव और उसका जो देवता थे उसका लोग बहुत ही उसे कि दानव का शिंग है तो आप पहचान गए हो कि दानव है, और और अब पहचान में नहीं आते हैं। देवता तो देवता है। अच्छा, ऐसे ऐसे कोमल जी, हम ये कह रहे थे कि जैसे एक लंबा वक्त आपने संघर्ष का जिया, और उन जी संघर्ष के दायरे में आपने उन महिलाओं को भी देखा जो इसकी विरोधी हैं, जो संकीर्ण मानसिकता की बहुत हैं। बाहर जी के उन समाज को भी देखा, उन पुरुषों को भी देखा जिन्होंने एक हिसाब से आपको जीवन की एक नई दिशा दी। हमने जहाँ बहुत तक मुझे तो मैं आज आपकी हूँ। और वो कोरोना की कहानी भी मुझे याद है कि जब आप जी कोरोना से पीड़ित हुई तो आपके एक मित्र ने आकर किस तरीके से आपकी जान बचाई। हाँ, रात में लोग वो बोलते हैं ना रात में कि आपकी। इंसान किसी का मदद नहीं करता। कोविड जब मुझे हुआ था, मेरा ऑक्सीजन लेवल 50 पे पहुंच गया था और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने किसी को बताया नहीं था, बच्चा घर में जान रहा था। मैंने उनको मैसेज किया कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। वो अपने घर से गौरव भैया वैन से एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आए। जब कोई किसी को टच नहीं करता, कि कहीं जाता नहीं है, वो मेरे घर में आए। मैं इसी बेड पे लेटी हुई थी, वो बगल में बैठे, मास्क लगाए हुए थे। उन्होंने मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया और वो बाद में बता रहे थे कि कोमल तेरी सांसें उल्टी चल रही थी। मुझे बिलीव हो गया था कि तू बहुत मतलब थोड़े देर के लिए हो। और वो बैठे रहे। जब मैं नॉर्मल हुई तो लगभग वो मॉर्निंग में 2-3 घंटे बैठे रहे। जब मैं थोड़ा नॉर्मल हुई तब वो गए। बहुत मतलब इंसान दुनिया में है। और मर्द की तो खैर, मैं जब फेमिनिस्ट जो होती हैं आजकल की, मर्दों के ऊपर कटाक्ष करती हैं, तो मुझे बहुत अफसोस होता है। क्योंकि मैं ऑफिस में बैठ के जब मर्दों को काम करते देखती हूँ और दिन रात वो अपने फैमिली के बारे में सोचता है, इतनी गालियां सुनता है अपने सीनियर से, लेकिन उसके दिमाग में रहता है कि मेरे बीवी बच्चे को कोई कष्ट नहीं हो, और क्या कर दूं कि मेरे जाने के बाद भी उसको तकलीफ ना हो। तो मुझे बहुत वो लगता है, क्योंकि कभी मैंने किसी मर्द को बैठ के अपनी बीवी के बारे में कुछ बोलते हुए नहीं सुनी। लेकिन अगर चार औरतें बैठती हैं तो अपने पति का शिकायत लेके बैठती हैं। तो नहीं अब कोमल जब मैं जी, इस दुनिया में बात मतलब दोनों ही है कि दोनों तरह के लोग हैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है दोनों हाँ तरह के लोग हैं, क्योंकि मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम की हूँ। वहां दूसरी चीजें भी देखी हैं मैंने, जहां पुरुष बैठ के अपने घर की जी जो महिलाओं की बातें करते हैं। तो बातें तो दोनों तरह हाँ, की ये देखी हैं, तो लेकिन मुझे मतलब खुशी मैं, है कि लेकिन आपने लेकिन जिस देखिए तरह से देखिए पुरुष को दोषी ठहराया जाता है ना, बस वही मैं तो बात है पुरुषों कि के हर भी तरह बीच के में लोग, काम की हूँ। नहीं बिल्कुल ऐसे हर मतलब मुझे, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि ऐसे भी पुरुष नहीं होते हैं। बिल्कुल। और मुझे खुशी इस नहीं बात नहीं, की है कि मतलब बिहार के जो पुरुषों की बात हो रही है, और बिहार में ऐसे पुरुष हैं जहाँ पे मतलब लोग आज भी बिहार के लड़कों को ऐसे देखते हैं कि जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज में आ गए, बाहर आ गए, मतलब अपने शहर को छोड़ के आ गए। तो कहीं ना कहीं उनकी नजर को जो खराब तरीके से देखते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी बात सुनकर समझेंगे कि हर तरह के पुरुष हर जी तरीके के हर जगह पे हैं। और आपने एक जी अकेली औरत ने जी जब ऐसे अच्छे जी पुरुषों के बीच में जीवन बिताया, जिन्होंने आपका साथ ही दिया कहीं ना कहीं, और महिलाओं में ये है, ये जो रूढ़िवादिता है जो आप साझा कर रही हैं, वो बिल्कुल है, और वो कहीं ना कहीं उसको तोड़ने की जरूरत है। जो आप जिस तरीके से तोड़ रही हैं ना, वो बिल्कुल सही दिशा है कि जहां हम वहां जाए ही नहीं, जहां इस तरह के विचार हैं। खुद को हानि क्यों पहुंचाए हम। नहीं, देखिए सबसे अच्छी बात ये रही कोमल के लाइफ में कि जहां को लेकर पूरे विश्व में चर्चा बिहार की होती है, वहां से बिल्कुल। ये कहानी एक ऐसे परिवार से उभरती है, जो परिवार हम जैसे परिवारों में जहाँ तमाम रूढ़ियां हैं, तमाम रीतियां हैं, और वही परंपराएं बनती हैं। जब तक बिल्कुल। आपके हालात बहुत अच्छे हैं तब तक ये सारी बातें अच्छी लगती हैं। जब आपके हाँ। हालात बदलते हैं तो अपने बिल्कुल ही लोग हमें बुरे लगते हैं। बुरे लगते सीधी हैं। सी बात है कि हर व्यक्ति के घर में एक रीति है, एक परंपरा है, उसको वो तोड़ना नहीं चाहता है। और ये जब जाके एक जहाँ नहीं मिलती हैं तोड़ना सारी चाहता। नदियां, बिल्कुल तो नदी, जो नदियों का संकलन है वही सागर है। और सागर को पार करना इतना आसान नहीं है। लेकिन कोमल, आपने सब कुछ करके दिखाया है। जिस तरीके से आपको जलेबी खाना पसंद है,
जिंदगी उलझाओं से भरी हो, लेकिन अगर उसमें खूबसूरत सी मिठास हो तो जिंदगी इसी धूप छांव में आगे बढ़ती है। बढ़ती और है। बहुत ही बढ़िया आपकी स्टोरी है। अभी हम इसके और भी तमाम पहलुओं पर आगे चल के विचार करेंगे। जब जिंदगी बिल्कुल। कठिनाई से आगे बढ़ती है तो एक बहुत ही मशहूर शेर है कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट को जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट को जान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान दूर से लेते हैं। पहचान लेते तो हैं। बहुत ही खूबसूरत जज्बे से आपने इसको पूरा किया है। और कहानी के दूसरे अंक में हम एक मिलते हैं एक पूर्वांचल की एक ऐसे परिवार से, एक ऐसी लड़की जिसे कि प्रेरणा जी ने अभी बताया कि जब वो माँ के पेट में थी तो उसके पिता उनके माँ से अलग होने की तैयारी कर रहे थे, और एक बहुत ही जबरदस्त संघर्ष इस बेटी ने किया है। और हम चाहेंगे कि प्रेरणा आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। इसके बाद हम हिना से इनकी कहानी सुनते हैं। पहले तो हिना आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद जो हमसे जुड़े हुए हैं आज हमारे साथ और लगातार हमें कमेंट कर रहे हैं। रोशन जी, रूही की समाज में दोनों तरह के लोग हैं, बिल्कुल सही बात है रूही। और रश्मि, उषा जी स्वागत है आपका, राकेश जी आप सबका स्वागत है। आप भी हमारे साथ इस परिचर्चा में जुड़े रहे, विमर्श में, और अपने कमेंट्स देते रहें ताकि हम भी वो सवाल आपके रख सकें। और जिंदगी से बस सीखना ही है कि कहीं ना कहीं जब हम टूटें तो ऐसे चेहरों को देखें, ऐसे चेहरों को याद करें और फिर से खड़े हो सके। तो हिना जी के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि एक ऐसी प्यारी सी बच्ची जो जब जन्म लेती है तो कहीं ना कहीं उसकी माँ के संघर्षों का सिलसिला भी उसी वक्त शुरू हो जाता है। अपनी बेटियों को पालने के लिए वो एक टीन के शेड में चौराहे पर घर बनाती हैं, टीन के शेड से। और वहां पे लोगों के घरों में काम करते हुए वो अपने बेटियों को पालती हैं। हिना जी की चाह खेल में जाने की, उसको आगे बढ़ाने के लिए कई तरह के कार्य करती हैं। बारिश के दिनों में जब पानी टपक रहा होता है तो उसे अपने आंसुओं के साथ कहूं तो घोल सी लेती हैं और रातों को गुजार लेती हैं। और उन रातों को गुजारने के बाद अगर बेटी हिना जैसी हो जो माँ के संघर्ष में उसका हाथ थाम के चले, तो वो राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बन के आती है। हैंडबॉल के राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हिना खातून जी का मैं अपने मंच पर स्वागत करती हूँ। एक प्यारी सी बच्ची जिसने संघर्ष को बहुत जिया है और आज वो एक ऐसी युवती बन के आई हैं जो अपने संघर्षों के साथ दूसरे के संघर्षों में भी साथ देती हैं, उनको आगे बढ़ाने में साथ देती हैं। उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी जानेंगे हम। स्वागत है हिना। थैंक यू मैम। पहले तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। आपने मैम हमें अपने मंच पे मौका दिया बोलने को, और मैम सर को ढेर सारा धन्यवाद। सर हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे मंचों पे भी मौका देते रहते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको और आपके इस मंच को, और जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। और मैम कहानी की अगर मैं शुरुआत करूं तो मैं सच में, आप बता रही थी तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मैं खुद ही नहीं बता पाती हूँ अपनी कहानी। और कहानी जैसे कि अभी कोमल मैम की कहानी थी, तो उनकी कहानी जब मैं सुन रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था उनसे भी मैं सीख रही थी कि सुख और दुख दोनों है जीवन में। मतलब उनका जो सुख था वो बचपन में मिला, मुझे लगता है मेरा सुख बुढ़ापे में है। ऐसा मैं फील कर रही थी कि उनको दुख उसके बाद मिला, क्योंकि पहले तो सुख उनको मिला ही था, पूरा परिवार बहुत था प्यारी और के साथ सब आगे कुछ बढ़े हैं। मिला। जी, बिल्कुल। उनको सब कुछ मिला और अचानक से ऐसा मोड़ आया, और हमारा मोड़ स्टार्टिंग से रहा। मुझे लगता है जो मैम का पहला मोड़ था वो मुझे बाद में मिलेगा, तो ऐसा मैं फील कर रही थी। और मैम अगर मैं अपनी कहानी की शुरुआत करूं तो जैसा कि आपने बताया कि हाँ, पिताजी छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, वहाँ मैं पेट में थी। तो कहानी मेरी मैम ये है कि मेरी मदर को 7 बेटियां थी, 6 बेटियां थी, 7वीं मैं हूँ। और जब मैं माँ के पेट में थी
तभी कहीं न कहीं पिताजी को एक वो था कि नहीं हो सकता लास्ट टाइम लड़का हो जाए, पर फिर भी उन्होंने मेरे पैदा होने का इंतज़ार नहीं किया और वो दूसरी वाइफ़ लेकर चले आए थे। और दूसरी वाइफ़ लाने के बाद मम्मा मेरी मायके आ गईं 6 लड़कियों को लेकर मैं पेट में। तो मायके में मेरा मम्मी के मायके में मेरा जन्म हुआ ननिहाल में। ननिहाल में क्या मैम जन्म हुआ जब मम्मी के मैं पेट में थी, तभी ननिहाल में भी बहुत वहाँ की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। ननिहाल में भी बहुत गरीबी थी। तो ननिहाल से 2 किलोमीटर दूरी पे एक गाँव पड़ता है मरवतिया जो कि बस्ती जिले में उत्तर प्रदेश में है। और उसी चौराहे पे मेरी माँ को मेरे ननिहाल से नाना लोगों ने एक छोटी-सी गुमटी जैसे एक आज के डेट में एक गुटके वगैरह की दुकान रखी जाती है, वैसे एक गुमटी में मेरी माँ को रखा गया था, जिसमें से बेटियों को रखा गया था। और जिस टाइम माँ मायके से आई ससुराल से मायके आई थी, उस टाइम कोई बीमारी चली हुई थी हैजा की और 3 बेटियों को हैजा हो गया था और उसमें 3 बेटियों की डेथ हो गई दवा ना कराने के कारण। तो हम 4 बहनें बचे। 3 बहनें मेरी वो बची, बाकी मैं पेट में थी। तो जब माँ मेरी आई और उन तीनों का डेथ हुआ तो उसी बीच में उनके डेथ के बाद माँ ननिहाल से लोगों ने गिनती रखवा करके एक चौराहे पे चौराहा था और चौराहे पे रख करके गिनती में वहीं पे माँ को रहने को बोल दिया। फिर मेरी माँ ने कुछ महीने तक जब तक शायद 6-7 महीने की रही होगी माँ के पेट में, टाइम फिर माँ उस गिनती में अपना रहन-सहन और 3 बेटियों को वो लेकर के बनाना खाना वही छोटा-सा एक अंडे का दुकान माँ ने मेरी माँ ने डाला और उसी दुकान से फिर मेरा मतलब तीनों बहनों को पाल रही थी। उसी बीच में फिर मेरा जन्म हुआ 1-2 महीने के बाद जब वो वहाँ पे एडजस्ट हुई, तो पता चला लास्ट टाइम कि मैं भी बेटी ही हूँ। फिर पिताजी का बिल्कुल लगाव दूर हो गया कि वो भी बेटी ही निकली और वहीं से हमारी कहानी की शुरुआत है। माँ मेरी वहीं अंडे की दुकान डाली, फिर धीरे-धीरे करके उससे हम लोग भी बड़े होते गए और माँ फिर इधर-उधर करके किसी तरह से वहीं थोड़ी-सी ज़मीन उन्होंने वही बंजर ज़मीन था और उसी पे हम लोग रहना शुरू किए। धीरे-धीरे माँ गुमटी को झोपड़ी बनाया उन्होंने और झोपड़ी बनाने के बाद फिर हम लोग चूँकि बड़े होते गए तो गुमटी में सोने में दिक्कत होती थी और सड़क पे हम लोग बिल्कुल हाईवे के जस्ट बगल में रहते थे। एक बार की बात है कि एक ट्रक ऐसे पलटा हुआ था जो मेरे गुमटी के जस्ट बगल में पलटा हुआ था। बस ऐसे ही था कि गुमटी में लगा नहीं था ट्रक, वरना हम पूरे परिवार एक साथ जाते हैं, किसी की दुआ रही होगी और जो भी था गुमटी बगल में ट्रक पलटा बस हम लोग बच गए। तो फिर माँ धीरे करके वो झोपड़ी डाला उन्होंने और झोपड़ी डालने के बाद फिर हम लोगों की पढ़ाई का क्या था, मैं ही छोटी थी, बाकी बहनें माँ के साथ हाथ बटाती थी दुकान पे, मैं भी बटाती थी और फिर धीरे-धीरे करके माँ दूसरे घर में उतने से हो नहीं सकता था, तो माँ दूसरे के घरों में काम भी करना शुरू की और फिर मतलब मेरी पढ़ाई मैं धीरे-धीरे बड़ी होती गई, दुकान पे भी हम लोग संभालते थे दूसरे को। फिर मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई वहाँ से और पढ़ाई मेरी सरकारी स्कूल में हुई। फिर मेरे ही घर के बगल में मेरा स्कूल था, सरकारी स्कूल था जो ग्रामर विद्या में ही पड़ता है और वहाँ से मेरी जल्दी शुरू हो गई। फिर मुझे पता था ना पता नहीं ईश्वर कहता है कि कुछ नहीं देता तो कुछ तो दे ही देता है, तो उन्होंने हो सकता हो मुझे वो दिमाग दिया या जो भी था। फिर मुझे ये पता था कि मेरे पास पैसा नहीं है और लोग कहते थे कि बहुत अच्छी पढ़ाई के लिए पैसा ज़रूरी है, तो मुझे ये पता था कि मेहनत से मिल सकता है। मेरे दिमाग में ना चीज़ हमेशा होता था कि मेहनत से मैं कर सकती हूँ। तो फिर मैं दौड़ना भागना भी मेरे अंदर बहुत स्टार्टिंग से था कि अगर मैं पढ़ाई अच्छी नहीं कर पाऊँगी, तो मैं दौड़ करके आगे जा सकती हूँ, ऐसा फ़ील करती थी। और फिर मैम मेरी वहाँ से पढ़ाई भी वहीं से जल्दी था मेरा कि पढ़ाई किया वहाँ से, फिर खेलना-वेलना थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का था क्योंकि सरकारी स्कूल था तो बहुत अच्छी वो भी नहीं थी, लेकिन ये था कि मेरी पढ़ाई भी वहाँ बहुत अच्छी थी मैम, तो मेरी प्रिंसिपल मैम वहाँ भी बहुत सपोर्टिव थी, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। फिर वहाँ से जीजीआईसी स्कूल में मेरा मतलब लगातार मैं गवर्नमेंट स्कूल में तक ही इंटर जीजीआईसी स्कूल से मेरा हुआ, फिर वहाँ से मैंने खेलना स्टार्ट किया, स्टेडियम पकड़ा,
फिर मेरे घर से दूरी स्टेडियम की 7 किलोमीटर है, जो कि मैं अप डाउन मिला के 14 किलोमीटर में साइकिल से रोज अप डाउन करती अरे बाबा। हूँ। और फिर वहां से ये सब चीजें होते होते धीरे धीरे करके माँ मेरी, अभी जब मैं खेलना स्टार्ट की तो बहुत सारी बाधाएं शुरू हो गई, और लोग कहने लगे परिवार में भी, मामा लोग माँ को बोलने लगे कि क्या लोअर टी शर्ट पहन के जाना, और हाँ मोहल्ले मोहल्ले के लोग भी, क्योंकि 7 किलोमीटर जब मैं 7 बजे प्रैक्टिस से छूटती थी तो घर पहुंचने में रेलवे बीच में रेलवे क्रॉसिंग था, देर से पहुंचना, तो लोग कहते थे रात में जा रही हैं आ रही हैं, पता नहीं कहाँ घूम रही होंगी। क्या पहला टूर्नामेंट में खेलने गई तो लोगों ने शोर कर दिया कि 2-3 दिनों से दिखाई नहीं दे रही है, तो शायद भाग गई है। मतलब कहीं ना कहीं लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं होती है, पूरे समाज से आपको लड़ना होता है। समाज से लड़ना था मैम, और समाज से मैं आपसे कैसे बताऊं खुल के कि समाज से किस प्रकार से लड़ा है। मेरी बहनें थी, तो एक जब लड़कियां जवान होती है तो लोगों की निगाहें पड़ी होती हैं कहीं ना कहीं, और मेरी माँ को वो संघर्ष मुझे देखना पड़ा, इसलिए शायद मैं बहुत मजबूत बनी। मुझे लगता है आनी भी चाहिए ऐसी संघर्ष, तब इंसान मजबूत भी होता है। क्या बात है, लोग इतने कम जैसे उम्र में आप इतनी अच्छी बात बोलिए कि संघर्ष आना भी चाहिए। आना चाहिए, तभी वो मजबूत बनता है। और मैम जब मेरे दुकानों पर हम लोग बैठते थे तो लोग खाने वाले, जो भी खाने पीने वाले आते थे, वो उल्टा सीधा भी बोलना उनका, वो एक प्रकार से लड़ाई झगड़ा करना हम लोगों का, लोगों। और मैम गरीबी जिसको मैंने देखी है ना, बहुत बहुत करीब से देखी है। लोग मतलब अगर घर पे कोई जेंट्स नहीं है तो कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है, बाहर से कोई बोल के चला जाता है, दरवाजे से कोई बोल के चला जाता है, मतलब बिल्कुल। इस तरह का संघर्ष होता है गरीब का, और वो सब चीजें मैंने झेली है। तो आपकी मैं हिम्मत की दाद देती हूँ क्योंकि खुद से अपने आप को फिर से जी रही हैं आप बोलते हुए कहीं ना कहीं। और है ना, बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपको सुन के ना कहीं आपकी तरह जितनी लड़कियां होंगी ना वो बोल पाएंगी और बोल के लोगों से जुड़ पाएंगी और उनको कह पाएंगी कि ऐसी स्थिति से भी निकल के हम कुछ कर सकते हैं। और इसके लिए आपको एक बिग क्लैप कि आप इतनी हिम्मत के साथ जी भी हैं और हमें बता भी रही हैं। बिल्कुल, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। जी, और फिर धीरे धीरे करके जिस तरह से हम बड़े होते हैं, बहुत दिक्कतें, मतलब फिर मेरी मम्मी, हम लोग मतलब फिर मेरी बहनें सिलाई करने लगी, फिर हम लोग धीरे धीरे करके सीने का वो रख लिया खोपड़ी में, क्योंकि बहुत दिक्कतें होती थी पानी भरना। और एक दिक्कत ये थी कि कभी भी कोई भी डर लगता था कि लोगों से हम लोग झगड़ा कर लेते थे, क्योंकि लोग आके कुछ भी बोल देते थे, तो नशे में कोई ऐसा ना कि उसमें आग लगा दे। कई बार आग लगाने की कोशिश हुई, जलने से बचे हम लोग। तो माँ को बहुत दिक्कतें हुई, तो वो जब भी अगर माँ के पास मेरे कोई जेवर होता था तो वो गिरवे मार के लाती थी, और फिर मतलब हम लोगों ने टीना वगैरह रखवाया। और ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे संघर्षों को अगर याद करेंगे तो बहुत भारी हो जाएगा, इसको मैं याद नहीं करना चाहती, क्योंकि एक जीवन वो में जो मेरी कितना छोटी, कुछ है। जी मैम, मैं कह रही हूँ एक जीवन में कितना कुछ है, कितने पल आप साझा करोगे। और हमसे जुड़े एक हाँ रागिनी वो जी भी नहीं है कि मतलब आप वो लोग को तो सुन मैं के पता चल बिल्कुल, रहा है कि जिंदगी में और इतनी तकलीफें भी होती हैं। मतलब कई तकलीफें तो हमें पता ही नहीं है या जानते ही नहीं है, और आप लोग को देख के लग रहा है कि जो जिया नहीं है और अपने संघर्षों को ही हम सबसे बड़ा समझते हैं, है ना। छोटी जी छोटी बातें हैं, लेकिन कैसे वो मतलब आग लगने की बात हो या जेवर गिरवी रखने की, एक एक बात होती है जो कितना चुभा होगा। और फिर भी आप देखो आज एक मुस्कुराती हुई हिना निकल के आई हो। इसको कहते हैं तराशा हुआ हिना। मतलब खुदा ने तराशा है आपको, बिल्कुल। जी। बाकी उसी तरह से फिर मैम मैंने संघर्ष स्टार्ट किया, ये सब देखते हुए इतना ज्यादा मजबूत हो गई थी मैं, कि मैं बस एक ही था कि आगे मैं जीवन में अपने जैसे लड़की, अपने मेरे जैसे परिवार को मैं, अगर मैं किसी लायक हो जाऊंगी तो मैं तकलीफ नहीं दूंगी। जब भी मुझे मौका मिला तो सबसे पहले मेरा निगाह उस परिवार पे होगा जहाँ पे लड़कियां होंगी, जहाँ की लड़कियों को दबाया जाएगा, मेरा सबसे पहले ध्यान उस पे होगा। क्या और बात। फिर मैम इसी तरह से मैं खेलना स्टार्ट की, फिर जब मैं खेलती थी तब भी मुझे बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी, रास्ते में आना जाना, और इस तरह से बहुत सारी दिक्कतें, लेकिन अपनी मेहनत को मैंने कहीं कम नहीं होने दिया। मेहनत तो कभी भी कम नहीं, क्योंकि मुझे बस यही पता था कि जो मैं कर पाऊंगी वो मेहनत की वजह से ही कर पाऊंगी,
खेल में भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो कई चीजें नहीं होना हमारे पास, एक कपड़े में हम पूरे महीने खेलते थे, उसे धुलते थे, उसे ही पहनते थे, और जूते नहीं होते थे। वैसे तो मैम मैं बता दूं, मैं जब दौड़ना स्टार्ट की थी तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, और मैं सूट में ही पहन के दौड़ती थी, और मैं बड़े बड़े कंकड़ों के मेरे बगल में रास्ता था, उसी पे मैं रनिंग। जब मैं वहां रनिंग, तब मुझे स्टेडियम के बारे में नहीं नॉलेज था, मुझे किसी चीज के बारे में नॉलेज, मुझे इतना पता था कि दौड़ना चाहिए, इतना पता था मुझे। और मैं जब दौड़ती थी तो भी वहाँ जो गांव की औरतें सुबह मॉर्निंग में टहलने आती थी, तो वो भी तरह तरह की बातें करती थी, अरे नौजवान लड़की है, दौड़ रही है, आ रही है दौड़ने। तो गाँव की औरतें, थोड़ा होता है ना बोलने का स्टाइल, तो वो बहुत बुरी तरीके से बिहेव करती थी, बोलने का उनका स्टाइल की मतलब क्यों दौड़ती है ये आके इसे रात में। तो मैं ये सुनने के लिए मैं सोची थी और मैं पहले जाके दौड़ लूं ताकि वो मुझे ना देख पाए। ओहो। तो जब मतलब मैं सोचती थी कि वो बुरा मुझे ना बोल पाए, इसलिए मैं और पहले जाके दौड़ लूं। कभी कभी मेरी मदर देखती थी तो कहती, घड़ी तो नहीं होता था, लेकिन वो कहती थी बहुत रात है, जाना नहीं, अभी बहुत रात है, जाना नहीं, कोई बात हो जाएगी, जाना नहीं, सड़क है, तो मना भी करती थी। और इसी तरह से फिर खेलते खेलते फिर मैं जब मैं इंटर गई तो हाई स्कूल में गए, तो फिर मुझे स्टेडियम मिला, और जब स्टेडियम मिल गया तो फिर मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया, और मैं इसी तरह से मैम संघर्ष को संघर्ष बाधा को नहीं एक बनने दिया, जीवन में कैसे आप मैंने बाधा नहीं बनने, बांधा नहीं इसी बनने को दी। मैं इसी संघर्ष को मैंने अपना हथियार बनाया, और संघर्ष करती गई। फिर हमारे क्या? एक स्पोर्ट अफसर थे बोनकर सर, वो बहुत ही अच्छे, आज वो झांसी में हैं। स्टार्टिंग में उन्होंने कहा, बेटा तुम कभी हिम्मत मत हारना, वो भी मेरे बहुत सर, मैं मेरे गुरु हैं, लेकिन वो मेरे पिता से भी बढ़कर है। और उन्होंने मुझे बहुत, मतलब लास्ट टाइम, एक टाइम तो था मैम, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बाहर चुकी हूँ, मतलब रात के 4 बजे 3 बजे वो ठंडक, जिस ठंडक में आप अपने हैंड को नहीं देख सकते हो अगर फैलाने, तो उस ठंडक में मैं प्रैक्टिस जाती थी। और जब मैं प्रैक्टिस जाती थी तो उधर से आते टाइम कभी कभी रोना सा आता था कि इतनी मेहनत में कर रही हूँ, क्या हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब ऐसा फील हुआ। तो एक दिन तो सच में ऐसा मुझे एकदम से फील हो गया कि मैं इतनी ठंडक में जा रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, वापस आ रही हूँ, पर हो क्या रहा है, मैं एक अच्छी जगह पे क्यों नहीं पहुंच पा रही हूँ, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा, मतलब कहीं ना कहीं एक हो तो था। खेल की तो मैं आई थी, खेल कर मैं मेडल लगा कर आई थी, मेरा न्यूज़पेपर में निकला था मदर डे पे, मेरी माँ का और मेरा। उसी जिस दिन मैं रो रही थी, उस दिन मेरे उसके दो एक दिन पहले मेरा और मेरी मदर का हिस्ट्री निकला हुआ था मदर डे पे। तो डीएम सर हमारे यहाँ थे, अरविंद कुमार सिंह सर, उस टाइम अच्छा। कहाँ पे पोस्टेड है मैं बता, मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ, और जीवन में मैं कभी भी मौका मिला तो मैं उनसे दोबारा जरूर इस बार थैंक यू बोलने जाऊंगी, जब भी कहीं भी रहेंगे वो शायद कहीं जा रहे थे, और वो उस टाइम हमारे बस्ती में ही जिलाधिकारी थे, और गाड़ी में वो पेपर पड़ी हुई थी, और पेपर वो पढ़ते पढ़ते उन्होंने गाड़ी मुड़वा ली, और वो अचानक मेरे घर पहुंच गए। और मैं क्या जस्ट प्रैक्टिस, वो मेरे क्रीड़ाधिकारी को फोन किए, सुरेश बोनकर सर को, और उन्होंने कहा कि बच्ची का घर कहाँ पे है, तो सर ने बताया कि घर सर यहाँ पे, उन्होंने कहा उसको बोलो, मैं, उन्होंने बोला नहीं कि उसको बोलो, उन्होंने बोला मैं उसे घर जा रही हूँ, बट केवल उन्होंने यहाँ तक नहीं, स्पॉट को भी उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया कि उन्हें स्पॉट लेके मेरे घर जाना है, कुछ भी किसी को इन्फॉर्म नहीं किया सर ने। और डीएम सर सीधा मेरे घर पहुंच गए, और मेरे सर भी घर पे आए, तो मैं प्रैक्टिस करके जस्ट वही खड़ी हुई थी घर पे, और मेरी माँ बर्तन को धुलने के लिए किसी के घर ही गई थी, तो उनको भी मैंने फोन करके बुलाया, और सर आते ही मेरे टीने के घर में घुस गया। और वो नजारा मैम देखने लायक था कि सर, मतलब किसी को, सभी को लग रहा था चौराहे पे मेरा घर है, और ऐसा लग रहा था कि डीएम अचानक झोपड़ी में बिना बताए, बिना इन्फॉर्म किए, जो लोग कहते थे कि और क्या दौड़ते रहती है, वो अब उस नजर से देख रहे थे कि क्या किया हिना ने। लोगों जी की हाँ, नजरें तो कैसे बदलती हैं। तुम्हारी कहानी हिना जो है मकान तक पहुंच चुकी है। और हाँ सर, अभी तक की जो कहानी है तुम्हारी कहानी, उस टीम के छोटी सी झोपड़ी से होते हुए स्टेडियम, जी स्टेडियम में जी संघर्षों की दास्तान। और जब तुम्हें हाँ स्टेडियम में तमाम लोग देखते थे तो उसमें कुछ अ, जो सुबह टहलने वाले लोग थे, साथ में कुछ सामाजिक संस्थाओं के लोगों की भी नजर पड़ी तुम पर। और वहां सर, से वही एक से स्टार्ट दूसरा होता है मेरा। एक, जी, एक दूसरा दौर तुम्हारा शुरू होता है। तो यहीं से दौर शुरू हो मतलब जाता कहा है। कि
हाँ, मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि रोशनी चिरागों से आए। ठीक है। जरूरी नहीं है कि मतलब रोशनी चिरागों से आए, बेटियों से भी घर में उजाला होता है। उजाला हुआ करता है। तो हमारी जो हिना है वो अपने नाम के अनुरूप है। जैसे मेहंदी की पत्ती झाड़ियों में हरी होती है, उसकी छांव बड़ी खूबसूरत होती है, लेकिन जब वो पत्थरों से घिस के आगे बढ़ती है तभी उसमें सुर्ख लाली आती है। तुमने बिल्कुल। वक्त के थपेड़ों से खुद को मसला है और आगे बढ़ी हो। तुम्हारी कहानी यहाँ पर जारी रहेगी। और हमारे बीच में शायद प्रेरणा जी राशि जुड़ चुकी हैं, तो हाँ थोड़ा सा बिल्कुल। माहौल बड़ा द्रवित होता जा रहा है। और मैं तो हिना को हिना ये थोड़ी देर कहूंगी, के लिए तुमको। मयंक जी, मैं पहली हिना से मिली हूँ जिसकी आंखें और मुस्कुराहट, आंसू और मुस्कुराहट साथ में भी इतनी खूबसूरती यहाँ पे मंच पे दे रहे हैं ना। मतलब उसकी आंखें भरी हुई हैं अपनी कहानियों से, लेकिन उसकी मुस्कुराहट जो है वो रौनक दे रही है बिल्कुल, कि आज मैं रोशनी बन के अब दूसरी हिना को जरूर रोशन करूंगी। बहुत प्यार आपको हिना। चलिए, और एक इन इन थैंक यू मैम। इन खुशियों के कतरे में हम लोग भी कहीं ना कहीं शामिल हैं थोड़ा सा। और जी बिल्कुल। अच्छा लगता है कि अपने बीच की बेटी अगर इस तरह से जी सर। मुस्कुराती है और मेडल लाती है। और जब आपने कहा कि मुझे ऐसे लोगों की तलाश है, तो ये तो मेरे घर की बगल की थी। तो मैंने कहा कि भाई ऐसी तलाश पूरी की जाए जो अपने पास की हो। तो ये तो बिल्कुल हमारे हिना, मैं मंचों की शान है। कहानियां ढूंढ रही थी और कि कोई ऐसी बच्ची या कोई ऐसी लड़की जो प्रेरणा दे सके। आपसे प्यारा कोई इंसान मतलब मिलवाया है आज मयंक जी ने ना। मैं क्या कहूँ कि दिल से मैं कितनी खुश हूँ आपसे थैंक यू मिलके, मैम। कोमल जी को जान के, और आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। और तो अच्छा, बस और अभी आप। अभी कहानी कोमल की भी आगे हम लोग सुनेंगे थोड़ी सी। जी और आगे उन्होंने किस तरह के बदलाव किए, कैसे महिलाएं कंप्यूटर सीख सकती हैं, क्या जरूरी है उनके लिए आज की डेट में। क्योंकि ऐसा लगता है भरा पूरा परिवार है, रुपया घर में आ गया और सब कुछ खर्चा चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उन्हें एक कंप्यूटर का एक माउस पकड़ने नहीं आता था। नहीं तो उन आता था। तमाम बातों पे हम लोग बात करेंगे। फिर हिना की जो दूसरी कहानी है, जहां से ये स्टेडियम से फिर आगे बढ़ती हैं, उन संघर्षों की दास्तान भी जारी रहेगी। लेकिन थोड़ा सा माहौल को बदलते हुए हम बीच में लाते हैं राशि श्रीवास्तव को। राशि। एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ इस माहौल को बदलेंगे। और लेकिन सब लोग स्क्रीन पे बने रहिएगा, आराम आप किसी को नहीं करना है। और कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो जितने भी लोगों ने पत्थर तबीयत से उछाला है, आज उनकी दास्तान लेके आई है प्रेरणा अपने मंच पर, और मैं उनका सहयोगी मैं। प्रेरणा, राशि आपके बीच में है, थोड़ी सी इनकी भूमिका को रखते हुए फिर राशि बेटा एक बहुत सुंदर सा गीत हम लोगों को सुनाएगी। हालांकि कमल बस। थकी हुई है, क्लास से हाँ लौटी है, लेकिन फिर भी मैं, मयंक जी, हम लोग वाटिका सुनेंगे। जी ने लिखा है कुछ, वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। पहले मैं वो पढ़ लूं कि डर मुझे भी लगा फासले देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ते देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर, बड़ी अच्छी बात लिखी है वाटिका जी ने। और पूनम मल्होत्रा, नम्रता जी, पूनम मल्होत्रा जी कह रही हैं कि बिल्कुल सही कहा प्रेरणा। और राकेश जी, नम्रता जी, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं चलती हूँ राशि के पास। माहौल बदलते हैं गमगीन माहौल से कुछ संगीत में कार्यक्रम की तरफ चलते हैं। राशि हमसे जुड़ी हुई है बस्ती से। स्वागत है आपका राशि। और एक छोटा सा सभी को परिचय अपना प्रणाम। दे दीजिए और एक गीत आपसे सुनते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। अम, आप सभी की बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये अवसर मुझे मिला, मैं इसके लिए बहुत ही खुश हूँ। और मेरा नाम राशि श्रीवास्तव है, मैं बस्ती से हूँ, और मैं अभी संगीत सीख रही हूँ। और आज इस लाइव में जुड़कर मैं आप सभी को एक प्यारी सी एक प्यारा सा अच्छा सा बेटी के ऊपर एक गीत सुनाने जा रही हूँ। स्वागत तो बेटा। शुरू करते हैं। थोड़ा सा राशि में बोल दे रहा हूँ तब तुम गाओ। राशि बचपन से ही संगीत में पूरी तरह से दक्ष है। संगीत सीखा मेमोरियल से, ये सीख के अब लखनऊ के लिए प्रस्थान की हैं। अभी तक जितने भी हमारे शहर में कार्यक्रम हुए हों, चाहे वो आकाशवाणी से, चाहे बस्ती महोत्सव,
या जितने भी ऐसे पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग, सब में इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इसकी आवाज में एक जबरदस्त कशिश है, और यूं कहें तो इसके कंठ में माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। तो बेटा, इन्हीं आशाओं और इन्हीं आशीर्वाद के साथ तुम अपनी बात रखो, और हम सभी उसके सुनने के लिए आकांक्षी। बिल्कुल, स्वागत है बेटा। जिन्हें कोख में मारते हो वही बेटियां देवियां हैं। जिन्हें कोख में मारते हो वही बेटियां देवियां हैं। है सीता कोई कोई राधा, है लक्ष्मी कोई शारदा है सीता कोई कोई राधा, है लक्ष्मी कोई शारदा है। जिन्हें कोख में मारते हो वही बेटियां देवियां हैं। अगर बेटियां ही न होंगी ये संसार कैसे चलेगा। अगर बेटियां ही न होंगी ये संसार कैसे चलेगा। तो लोगे तुम्हें कहाँ से ये परिवार कैसे चलेगा। नहीं खोट बेटों में कोई मगर बेटियां बेटियां हैं। है सीता कोई कोई राधा, है लक्ष्मी कोई शारदा है। जिन्हें कोख में मारते हो वही बेटियां देवियां हैं। बरसती जहाँ बरकते हैं, जहाँ जन्म लेती है बेटी, बरसती वहाँ बरकते हैं, जहाँ जन्म लेती है बेटी। करे नाम रोशन ये कुल का, निभा धर्म लेती है बेटी। तो क्यों जुल्म करते हो इन पे, बताओ क्या इनकी खता है। तो क्यों जुल्म करते हो इन पर, बताओ क्या इनकी खता है सीता कोई कोई राधा, है लक्ष्मी कोई शारदा है। जिन्हें कोख में मारते हो वही बेटियां देवियां हैं। वही बेटियां देवियां हैं। वही बेटियां देवियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मीठी आवाज बेटा आपकी, आपको बहुत सारा आशीर्वाद मिला है आज इस मंच से, और ईश्वर करें कि इस मंच के बाद आप और भी उन्नति करो। ऐसे ही अपनी जो आपकी शास्त्रीय संगीत की जो चल रही है आपकी तैयारी, वो यूं ही करते रहो निरंतर। हम सबका ढेरों आशीर्वाद है, लगातार आपके लिए कमेंट्स आए हैं, खूब सारा आशीष आया है। इवन मेरे पापा का भी आशीर्वाद आपको आया है यहाँ से, मंच से। पूनम दी, राकेश जी, सब
बहुत बहुत प्यार भेज रहे हैं आपको। मयंक जी, लाजवाब। जो हम इतनी बातों में समेट रहे थे उसको उसने अपने गीत में कह दिया सब कुछ। तो अभी राशि आप जाइएगा मत, हालांकि आप थकी हुई हो, और तुमसे कुछ और भी अभी हम लोग सुनेंगे, तो बने रहना। तो एक बार फिर से हम लोग विमर्श को दूसरी तरफ ले चलते हैं। और कोमल जी मेरे ख्याल से जुड़ी हुई है कि? कोमल जी का डिवाइस नॉट कनेक्टेड आ रहा है। अच्छा ना, तो अच्छा ठीक है। क्या रश्मि जी जुड़ी हुई है? हाँ हाँ, रुकिए, कोमल जी आ गई हैं, आ गई हैं कोमल जी। अच्छा, कोमल जी जी। हाँ, तो थोड़ी सी वार्ता को प्रेरणा जी उस तरफ मोड़िए कि हम्म। जो महिलाएं घरों में रह रही हैं, उनके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो कहती हैं कि हमें अब सीखने की क्या जरूरत है, हमें ऐसा क्या है वैसा क्या है। हम्म। तो इस व्यू से आप जो है थोड़ा सा कोमल से बात हम लोग आगे बढ़ाएं कि सीखना कितना जरूरी है। जी। क्योंकि आए दिन जीवन में जब आदमी चलता है तो कभी स्कूटी से चलेगा तो उसको चोट भी लगेगी, तो जब चोट लगेगी तो उसको टिट बैग भी लगवाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मदद के लिए लोग आगे आते हैं, ये बात सही है, लेकिन टिट बैग लगना जरूरी है, ये बात भी महिला को मालूम होनी चाहिए। उसे ये तो मालूम है कि उसके बच्चे के टिफिन में फ्रूट और अच्छी चीज न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, लेकिन वो अपने लिए कुछ नहीं सोचती। लेकिन जब जीवन संघर्षों के साथ इस तरह से बढ़ता है, तो बात सिर्फ उन्हीं चीजों से नहीं चल पाती है कि सतियों में सावित्री सी, मंत्रों में गायत्री सी, पावनता बिल्कुल। में गीता सी, रामायण की सीता सी। जीवन चुनौतियों से बदल जाता है और बनना पड़ता है लक्ष्मीबाई। तो प्रेरणा बिल्कुल। आप शुरुआत करें कोमल से जी। कि क्या क्या इन्होंने सीखा जब जीवन की चुनौतियां इनके सामने आई, तो इन्होंने कौन कौन से, चूंकि जब ये दौर बदला तो उस मयंक वक्त जी, आप इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे की दुनिया बिल्कुल। मयंक जी, जी कोमल जी। आप मुझे 1 मिनट होल्ड में करिए, मैं 1 मिनट में आपसे जुड़ रही हूँ। कोई बात नहीं है, स्क्रीन अगर ऐसे है हिना जी, ये कोमल जी, तो कोई दिक्कत नहीं थी वैसे। वो मुझे लग रहा है स्क्रीन को लेके उनको परेशानी हो रही थी, स्क्रीन वैसे नहीं कर नहीं नहीं, पाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो ऐसा हम लोगों के साथ भी होता रहता है। हाँ अ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल हम लोग के साथ ऐसा होता रहता है। अभी वो आ जाएंगी। तो हम ये कह रहे थे कि जैसे होता क्या है कि कभी लाइट चली गई, हम्म। तो घर में कोई आदमी गया और फ्यूज निकाल के ठीक कर दिया। अब कल्पना करिए कि जिस दिन घर में कोई जेंट्स नहीं है, तो वो तब फ्यूज क्या ना हो गया, मतलब लगता है कि भाखड़ा नंगल बांध का लाइट स्टार्ट करने के बराबर होता है वो चलिए, हाँ, घटना। हम वार्ता विमर्श शुरू कभी, करते हैं। मयंक जी आ गई हैं कोमल जी। और हाँ, कोमल जी, तो कोमल, बस इस प्रश्न को पहले मैं ऐसे रखना चाहूंगी कि एक बड़ी सीधी सादी सी जिंदगी जीते हुए, जैसे आम सी जिंदगी, जितने आज मेरे साथ यहाँ पे महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, उनमें से कईयों को मैं जानती हूँ जो एक हम आम सी जिंदगी जी रहे हैं, एक मायके से ससुराल पहुंचे, अच्छी सी जिंदगी बीत रही है, लेकिन अचानक कुछ ऐसी स्थिति जो आ जाए, तो हम उसमें संभलने के लिए पहले से ही कैसे सजग रहें? क्या आप लड़कियों को वो प्रेरणा देना चाहेंगी, कहना चाहेंगी कि क्या उनकी जो तैयारी होनी चाहिए खुद में ही, खुद को संभालने की, किसी भी संघर्ष के लिए तैयार करने की, उसको आप किस जी, तरीके से अपने शब्दों में, अपने जीवन से उनको बताना चाहेंगी? मुझे ना अपने लड़कियों से ज्यादा पहले मैं हर माता पिता को संदेश देना चाहती हूँ कि अपने बेटों से ज्यादा, क्योंकि उनके लिए बहुत प्लेटफॉर्म है। बेटियों के लिए अभी भी बहुत ही बाउंड्रीज है। वो हर जगह खुल के काम नहीं कर सकती हैं, हर काम नहीं कर सकती हैं। तो आप उनको इतना मजबूत बचपन से बनाओ, इतना शिक्षित कर दो कि जीवन में चाहे जो भी पल आए, जितना भी कष्ट हो, जीवन में जितनी चुनौतियां आए, कुछ भी छिन जाए आपके जीवन से, लेकिन वो बेटियां इतनी सशक्त हो, खुद में इतनी मजबूत हो। और सिर्फ शिक्षा नहीं, आप बेटियों को ना मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए कि वो हर चीज को डट के मुकाबला करें। मतलब मेरे फादर हमेशा मुझे एक चीज बोलते थे कि बेटा, अगर कोई तेरे तरफ उंगली दिखाए ना और तुम गलत नहीं हो तो तुम उसका हाथ तोड़ देना। उन्होंने मुझे ऐसे पाला। तो
तो कहीं ना कहीं मैं मेंटली इतनी स्ट्रांग थी कि मुझे आदमियों के बीच में काम करने में दिक्कत नहीं आया। और ऐसे नहीं होता है कि सभी अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोगों से भी मेरा सामना हुआ। मैं परेशान भी हुई, मैं रोज रात में घर आती थी और मुझे लगता था कि अब मुझे जॉब छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब मैं बेटा का फेस देखती थी फिर लगता था कि इसका क्या होगा, क्योंकि ये तो पूरी मेरी जिम्मेदारी है। मैं रोते रोते रात से सुबह हो जाता था, फिर मैं सुबह उठती थी कि नहीं, मुझे हारना नहीं है, मुझे फेस करना है, ये तो आएगा। मेरे पापा मुझे एक बार बोले कि बेटा, रास्ते में चलते हुए लड़कियों का कोई दुपट्टा छीन लेता है तो वो लड़की खराब नहीं होती है, वो दुपट्टा छीनने वाले का संस्कार होता है। तो बिल्कुल वो एकदम इतने अपने अपनी बेटियों को इतना मजबूत कर दो कि वो खुद फाइट कर लें, वो रोते हुए घर नहीं जाएं, वो अपनी परेशानियों का सामना बाहर खुद करें। मेरे पास मैं जब वो काम कर रही थी तो मुझे बिल्कुल भी एक्सेल का नॉलेज नहीं था। मैं घर आती थी, मुझे लगता था कि मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगी। फिर लगा कि नहीं, कुछ तो ढूंढना पड़ेगा ऑप्शन। फिर मैं पैसे का थोड़ा बहुत बंदोबस्त की और मैं एक लैपटॉप खरीदी। फिर पेन ड्राइव में मैं डेटा लेके आती थी। मैं रात में 2-2 बजे तक काम करती थी और 6 महीने के अंदर मैं एक्सेल में परफेक्ट हो गई। तो कोई भी बस चीज ना आप हार मत मानो, कुछ भी बात नहीं है। बस जीवन में एक मृत्यु ऐसी चीज है कि जो आपके अपने आप से दूर चले जाएंगे, बस वो आप वापिस नहीं कर सकते हो। बाकी जो भी चीज आपको ठान लिया ना कि मुझे करना है, एकदम एकदम गहरे हो जाओ। समाज आपके लिए क्या सोच रहा है, लोग आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जब मेरा बुरा वक्त आया उस समय ना ही ये समाज था, ना उनकी सोच थी, ना ही वो लोग थे जो मुझे कह रहे थे कि नौकरी नहीं करना चाहिए बड़े घर की बहुओं को। फिर अगर मैं नौकरी नहीं करती, फिर मैं घर सोचती थी ठीक है, मान लिया इस परंपरा को कि मुझे नौकरी नहीं करना, फिर मेरा घर कौन चलाएगा, मेरे बच्चे को कौन पढ़ाएगा। जो आप गलत काम मत करो, आप किसी को चीट नहीं करो, कोई भी बुरा काम मत करो। मेहनत करने में कोई भी बुराई नहीं, कोई काम छोटा नहीं होता। आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो और ईमानदारी से उस काम को करो। देखो कितना आगे आपका जो कर्म है ना, आपकी जो मेहनत है, एक दिन बहुत ऊंचा लेके आपको जाएगा। बहुत बिल्कुल ईमानदारी से आप अपने काम को करो, बहुत ईमानदारी से, मेहनत और वही लगन आपका जो मैंने पक्ष आप दुनिया दोनों से में ही देखा, करवाएगा। आप में और हिना जी में दोनों में ही मैंने एक चीज देखा कि मेहनत और लगन से आप लोगों ने अपने जीवन को बदल दिया है। ये बहुत बात कोमल, है। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जी जब थोड़े से हालात बदलने लगे तो जी। आपको कौन सी किताब कोई ऐसी रही जो आपको प्रेरणादायक रही? थोड़ा सा उसका नाम जानना अच्छा, चाहेंगे। और ऐसा कोई मुझे गीत ना रहा हो फिल्मी जो आपको बहुत प्रेरित करता हो, जिसे आप गुनगुनाना चाहती है। मुझे गाना तो नहीं आता, लेकिन मेरा हमेशा लिखना था। और आवाज नहीं आ रही है। रोशन जग में मेरा राज दुलारा, तो अच्छा बेटा। आवाज आ रही है। अभी आ रही है। हाँ, तो वो मुझे बेटा ही बहुत आपने पसंद है और हेलो। अभी भी मैं बेटे को देखती हूँ। अच्छा, मुझे एक और आप लोग को गुड न्यूज सुनाती हूँ। मेरा बेटा का फाइनल ईयर है, उसका सिलेक्शन हो गया, वो जॉब में जा रहा है। और बहुत मुझे बहुत बढ़िया। राहत महसूस हो रही है कि मैंने जो मेरा जो जो सोच था कि मुझे अपने बच्चे को खुद से मेहनत करके पढ़ानी है और एक अच्छे मुकाम पे ले जाना है, आज मैं वो देख रही हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। और मैं इनसे आँख मिला के कहती हूँ कि देखो, मैंने वो वादे आपसे मैंने किया था वो पूरा कर दिया। पूरा कर दिया। लेकिन कोमल जी कहीं ना कहीं एक जीवन में जो हम मतलब विचार विमर्श के लिए भी और कहीं ना कहीं एक ढूंढते हैं कोई साथ की कोई हो जिससे बात जी करें। तो आप अपने मतलब मुझे लगता है कि जैसे अपने पति को ही आपने अपना क्या कहूँ कि आत्मा से जोड़ के उनसे ही आप बातें करते हो और उनसे ही आप जो प्रश्नों का अपने हल निकालते हो। एक कमी हमेशा जीवन में रहा। मैं सच बोलूं तो मुझे मेरे जो सबसे छोटे जेठ जी हैं,
तो उसी समय मुझे बहुत मानते हैं, अभी भी मानते हैं, मैं उनके लिए बच्चा ही नहीं। तो वो मेरे से बोले थे कि बाबू आप बाहर निकलोगे ना, तो आपको मर्दों से बहुत ज्यादा परहेज करने का जरूरत नहीं है। आपको अपना बस लिमिट पता होना चाहिए, लेकिन आपको नुकसान फीमेल पहुंचाएंगे। और मैंने ये देखा कि मेरे नुकसान का वजह कभी कोई मेल मेंबर नहीं था। मुझे हमेशा, चाहे वो मेरे दिल को चोट, बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपको बहुत ही से मिला है, वो मुझे मतलब औरतों से मिला है, से मर्दों से। जी प्रेरणादायक आपके संदेश हैं। और थोड़ी सी बीच में हम एक छोटी सी कविता रश्मि सिंह से सुनेंगे। वो काफी देर से स्क्रीन पे अभी नहीं दिख रही हैं, और उनको आप रश्मि स्क्रीन पे जी, लाइए। स्क्रीन पे तो ले आई मैं, और कैमरा ऑन करना पड़ेगा रश्मि जी आपको। और अब वार्ता को अंतिम पड़ाव की तरफ भी ले चलेंगे हिना जी से बात करते हुए, हाँ और अंत राशि से लास्ट करेंगे। आखिरी में राशि के गीत के साथ राशि के गीत संपन्न के हो, साथ क्योंकि बिल्कुल उनकी बिल्कुल। कोमल की आवाज हमें बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी हाँ, कि और कौन ये से ऐसे गीत थे जो। रश्मि जी की आवाज नहीं आ रही है, और उन्होंने कैमरा नहीं ऑन कर रखा है। अच्छा, तो रश्मि जी आप चलिए ठीक है, कैमरा जब ऑन अगर ए नन्नू, हाँ दीदी को जी बुलाना। रश्मि जी आ तो गई रश्मि, स्वागत है। रश्मि जी आपका दोबारा से मैं अपने मंच पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले बार भी आप हमारे साथ थी और एक बहुत भावपूर्ण आपने रचना सुनाई थी। आज फिर मुझे लगता है महिलाओं पे या स्त्री पे या बेटियों से जुड़ी कोई कविता आपके पास हो तो जरूर हमसे साझा करें। जी जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही होगी शायद। आप एक बार बिल्कुल बोल दीजिए, पहुंच रही बिल्कुल है? आ रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी, सभी को मेरा नमस्कार पुनः। और मंच का हम नमन करते हैं। मैंने बहुत ऐसे कहते हैं ना, हिमालय जैसे दुख के सामने हमारे दुख तो समझ लीजिए रोड़े हैं रास्ते पे चलते हुए, कि हम उन्हें चाहे तो ठोकर से हटा के और आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हमने महिलाओं का बहुत संघर्ष और हिमालय जैसे दुख से हम रूबरू, कई बार आंखें नम हुई हैं। दरअसल थोड़ा सा रश्मि जी हम रोक रहे हैं। जी आपने कोमल की भी दास्तान को सुना और आपने जी हिना की भी दास्तान को सुना। जी हम आपसे जो इनके संघर्षों के बीच में यदि आपने कुछ ऐसा रचा है, एक छोटी सी रचना जी के बीच की, हम चाहते हैं आप उसके बीच की कड़ी बने। और आपकी रचना चूंकि बहुत ही संवेदनाओं से परिपूर्ण होती है, तो वो आज के इस मंच में बहुत ही हमको सुनकर एक खूबसूरत एहसास भी होगा और एक अच्छा संदेश भी जाएगा। तो हम जी चाहते हैं कि आप इन दोनों के बीच के संघर्षों की भी बात बीच में रखें। जी जी। देखिए, मुझे लगता है संघर्ष और स्त्रियों का चोली दामन का साथ है। मैंने अपनी अपने आसपास इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे जीवन देखे हैं। जब उनके जीवन को देख के हम अपने अपने दुख से उबर गए कि अरे हमारा दुख तो कुछ है ही नहीं, दुख तो पहाड़ जैसा है, हमें तो बहुत उसका छोटा हिस्सा मिला है। तो उसी बीच में मैंने मेरी दो रचनाएं हैं। एक तो लड़कियां जब घर से बाहर निकलती हैं, स्त्रियां जब पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, तो क्या क्या सामना करना पड़ता है। और एक रचना है मेरी। मेरे घर में एक आंटी रहती थी, काम करती थी। वो जब भी आती थी, पता नहीं मैं उनसे काम कराती तो थी, अपने जीवन को हल्का करने के लिए, अपनी तकलीफों को हल्का करने के लिए। लेकिन वो कहीं न कहीं उनका दुःख मुझे बहुत प्रभावित करता था, और कहीं न कहीं उस दुःख को हम अपने हृदय में महसूस करते थे। तो मैं अपनी काम वाली बाई पे लिखी एक रचना आप लोगों को सुनाती हूँ। थोड़ी बड़ी है, कहिए तो फिर दूसरी सुना दें। छोटी रचना अगर रश्मि जी, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चला है, तो कोई ठीक है, छोटी संघर्षी आपकी कोई रचना हो। जी, तो मैं ये आप सभी को ये मैं कोमल जी को और हिना जी को समर्पित करती हूँ। उनका दुःख सच में सुन के आज मैं बहुत द्रवित हुई बार-बार। तो मैं उन्हीं को मतलब उन्हीं को समर्पित करके मैं कविता अपनी शुरू करती हूँ। हर रात के बाद उगता है सूरज, हर रात के बाद उगता है सूरज, गेंद सा फिसलता है धरा पर। असंख्य भोर की रश्मियाँ विकीर्ण हो भर देती हैं अंजोर प्रकृति के पोर-पोर।
फड़फड़ाते पक्षी भरते हैं परवाज, फड़फड़ाते पक्षी भरते हैं परवाज, प्रतिदिन जीवन की तलाश में। तुम उड़ते हो निर्भीक बेबाक मगन मन से, तुम उड़ते हो निर्भीक बेबाक मगन मन से, जो हम सिमटे हुए भरते हैं साहस, हम सिमटे हुए भरते हैं साहस को। जो किरणें तुम्हें देती हैं उजाला, जो किरणें तुम्हें देती हैं उजाला, वो हमारे लिए सिहरन भी लाती हैं। पार करते हैं विकृत मन के चौराहों को, कब कहाँ कौन छू ले बेअदब से। धड़कते मन के द्वंद को, धड़कते मन के द्वंद को छंद सा संभाले, फूंक फूंक कर रखते हैं कदम। बढ़ते हैं समय की शिला पर अपना वजूद लिखने, बढ़ते हैं समय की शिला पर अपना वजूद लिखने। रोज करते हैं मुठभेड़ खुद से, कभी तेजाब से झुलसे हुए चेहरे से, कभी तेजाब से झुलसे हुए चेहरे से, कभी शोषित मुरझाए चाक दामन से, कभी शोषित मुरझाए चाक दामन से, कभी बेगुनाह आरोपित अधबज मन से। सहते हैं असह के अंतिम छोर तक, चलना है दृढ़ता से, चलना है दृढ़ता है अहरनिश हर बाला को। अपनी आंखों के आसमान में तैरते हुए आजादी के सूरज की तलाश में, अपनी आंखों के आसमान में तैरते आजादी की सूरज की तलाश में। तलाश में। तो कितनी सी बहुत बढ़िया रश्मि जी, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी रचना सुनाई इन दोनों को जोड़ते हुए, बहुत ही अच्छी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना समय दिया हमारे मंच को दोबारा से जुड़ के और अपनी रचना से कहीं ना कहीं बीच में एक कड़ी बना दी है, तो बहुत धन्यवाद आपका। और चलते हैं अब मयंक जी हिना जी के पास। हाँ, मतलब सबसे पहले थोड़ा सा मैं भी आभार कर दूं, क्योंकि एक संवेदनशील कवित्री को सुनना बहुत बड़ी बात है। और हम लोग रचनाधर्मी लोग हैं, तो हम ये जानते हैं कि एक एक शब्द जो है किस किस दौर से कितने टकरा के आते हैं और कितना इनके सृजन में क्या पीड़ा है, और उनको सहेजना ये रश्मि के ही बस की बात है। हम लोग तो बस ऐसे ही चूल्हा चक्की इधर उधर लिख देते हैं और उल्टी सीधी बातें, दीवारें भीत, ये सब अपने जिम्मे हैं। लेकिन संवेदनाओं को जो शब्दों का जामा दे, उसे रश्मि सिंह कहते हैं। और इनकी कविता जो है वो कोमल रानी, जो कि बजाज फाइनेंस में एक बड़े पद पर हैं, और जो हिना खातून हैं, जो इस वक्त हैंडबॉल की कोच हैं, राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, इनके संघर्षों के बीच का सेतु बन के हैं। आखिरी दौर है हमारे इस कार्यक्रम का आज, हिना, आज के इस चरण का। जब आप स्टेडियम में आ गई, अब आपकी एक पहचान हो गई। जिन लोगों ने फब्तियां कसी, सीटियां कसी, वो सारी बातें अब पीछे जा चुकी थी। अब आप मंचों पे बुलाई जाने लगी, धीरे धीरे आपका सम्मान बढ़ने लगा, और धीरे धीरे आप शहर की आइकॉन बनी। उसमें जिन लोगों का मदद रहा, उनके नजरियों को लीजिए। इसके बाद आपकी जो दास्तान कैसे कैसे किन किन मुकामों से फिर बढ़कर एक नेशनल कोच के रूप में आ रही है, उसको थोड़ा सा कम शब्दों में रखें, क्योंकि आखिरी में हम फिर राशि को एक गीत के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे जी। तो सर, अब कि आपने यहाँ तक बता दिया कि धीरे धीरे करके वो डेवलप होता गया, जहाँ से डीएम सर मेरे घर प्रवेश किए, और उनके प्रवेश के बाद से तो पूरी बस्ती जिले का माहौल ही चेंज हो गया मेरे नाम से, और सभी लोग जानने लगे धीरे धीरे करके। तो जैसे कि सर आपने हमारी बहुत मदद की, आपके सर ने रोटरी क्लब के अध्यक्ष थे उस टाइम जी। नहीं, ठीक है, बोलिए। वीडियो रुक गया क्या? वीडियो स्टिल हो गया है, पता नहीं। हाँ, आ गई। हाँ, बोलिए, बिल्कुल फ्लो में बोलिए, कहीं रुकिए मत। तो फिर ऐसे ही हमारे यहाँ एक हिंदुस्तान चीफ ब्यूरो सर थे, हरी सर,
वो भी हमारी बहुत मदद की है, हमारे आने जाने का, साइकिल देने का, इस तरह से उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की। तो जब पहले तो अपना संघर्ष था, उसके बाद जब वो चीजें उभर के बाहर आई तो सभी का आशीर्वाद और सभी का हाथ मेरे ऊपर होगा, और इन सभी के आशीर्वाद से आज मुझे बस्ती में सभी लोग जानने लगे, उत्तर प्रदेश में सभी लोग जानने लगे। और मुझे हरी सर, हिंदुस्तान प्रेस द्वारा सर, मुझे पूर्वांचल से माननीय मुख्यमंत्री सर योगी आदित्यनाथ सर द्वारा हमें सम्मानित भी किया गया। और इसी तरह से फिर हमने अपने संघर्षों को भी अभी तक जारी रखा है। अभी हमारे संघर्ष मैम चलती रहेंगी आगे, क्योंकि अभी हम कंप्लीट नहीं हुए हैं, हमारे कोच के पद पे हैं, और हमारी सैलरी भी अभी बहुत ज़्यादा नहीं है कि जितने में पूरा भरपूर, क्योंकि अभी मेरी हेलो हाँ हाँ, आ रही है आवाज, है ना, आवाज आ रही है। मैम मैं देख नहीं पा रही हूँ। अच्छा, वो स्क्रीन रुक गई है, लेकिन आवाज आ रही है। बोलती रहो। हाँ, पर वहाँ से शुरू हुआ, और अभी जो हालात हैं ठीक ठाक हैं, बट ये है कि मेरी जो 2 बहनें हैं उनकी स्थितियाँ ठीक नहीं है। एक के हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, और एक हमारे मतलब दूसरी बहन की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं, तो दोनों के बच्चे हैं, तो उनको भी मैं ही पाल रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई सभी कुछ करना। आज भी अभी दुकान चल रहा है, और इस तरह से अभी भी संघर्ष जारी है, और मेरे संघर्ष जारी रहेंगे, क्योंकि जो मेन संघर्ष था वो मैंने कर लिया है, थोड़ा संघर्ष और बाकी है, वो भी मैं कंप्लीट करूंगी। और आप लोगों के आशीर्वाद से, या फिर यूँ कहूँ कि आप लोगों के सहयोग से, मैं अभी बहुत आगे जाना चाहती हूँ, और अपने जैसे लड़कियों को आगे भेजना चाहती हूँ, और उनकी मदद करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जिनके भी जीवन में संघर्ष है, तो संघर्षों को अपना हथियार बनाएं और आगे बढ़ें, और बहुत बढ़िया। मजबूती के साथ, ताकि समाज में जो गलत बोलते हैं उनको नहीं सुनना है हमें। और सबसे पहली बात, उनको सुनना भी है। नहीं, ये मैंने गलत बोला, नहीं सुनना, उन्हें सुनना है, क्योंकि वो हमें गलत बोलते हैं, वो हमें गलत नहीं बोलते, वो हमें पुश करते हैं आगे बढ़ने के लिए। अगर वो हमें गलत नहीं बोलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्या मेरा बात। मानना है कि पॉजिटिव रहें और उन्हें पॉजिटिव लें, क्योंकि जब तक हमें गलत बोलने वाले नहीं होंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें धक्का देने के लिए वही लोग हैं जो हमें गलत बोलते हैं, जो हमारे बारे में बुरा बोलते हैं, वो हमें पुश करते हैं आगे बढ़ने के लिए। अगर हमारी हर वक्त मेरी तारीफ होती रहेगी तो हम कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो बुराई करते हैं हम उनकी बहुत कद्र भी करते हैं, कि वो हमें आगे पुश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जो गलत बोलते, ताकि पूरी दुनिया बहुत अजीब है, खुशी है। वो जो अच्छे हैं वो अच्छा बोलते हैं, जो बुरे हैं वो बुरा बोलते हैं, जो जैसा है उनके मुंह से वही निकलता है। तो मैं ऐसे ही सभी को बात धन्यवाद देती हूँ। है ना, हमें बाकी सारी पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, अच्छी अच्छी सोचे, अच्छी अच्छी बातें बोलने के लिए। आपने अपनी जिंदगी को ही पुस्तक बना दिया है। जो लोग आज यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपको सुन रहे हैं और आपसे सीख रहे हैं। मतलब आज मंच का मैं कहूँ कि जो इसका आयोजन जिस चीज के लिए किया गया था, जो इसका विषय वस्तु था, उसको पूर्णतः आपने सफल कर दिया है। क्योंकि ये सब बातें तो हम पुस्तकों में पढ़ के सीखते हैं, और आप अपने जिंदगी से सीख रहे हो और सिखा रहे हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और संघर्षों को आपने हार बना के जो सजाया है अपने आप पे, तो आपको देख के तो जहां आप बैठोगे वहीं पे रौनक हो जाएगी। और आपसे बातों से, आपकी मुस्कुराहट से, और आपके आंख के आंसू जब मुस्कुराहट के साथ मिलते हैं ना, तो बहुत कुछ सिखा जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। अभी अभी हिना तुम बनी रहो, एक बहुत ही खूबसूरत गीत राशि हमें सुनाएंगी। सबसे अच्छी बात ये रही कि आज जो हम और प्रेरणा ने इस मंच पे एक विषय वस्तु रखा, हौसलों की उड़ान। उड़ान। हौसलों की उड़ान में हमने 2 अद्भुत व्यक्तित्व का चयन किया। एक हमारे सामने श्रीमती कोमल रानी, जो कि बिहार के एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं, जिनका पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ जहां कोई सुख सुविधा की कमी नहीं। और एक बिहार के और यूपी के हिसाब से कहा जाए तो समय से ही शादी हुई, और उनका अपना एक जीवन, खूबसूरत सा जीवन। और उसके बाद आपके पति की असामयिक निधन के बाद का जो जीवन है वो संघर्षों में शुरू होता है।
और उन संघर्षों में आपने ये देखा कि जो अपने घर के आसपास की स्त्रियां हैं, जो समाज है, वो रूढ़ियों और परंपराओं के बीच में एक टोका टाकी और उस तरीके की तमाम चीजों से निकलकर कोमल रानी ने वो मुकाम हासिल किया जो एक सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं। नहीं। प्रेरणा के मंच के माध्यम से बहुत ही बहुत बहुत आभार। क्योंकि अभी लास्ट में प्रेरणा जी अपनी बात रखेंगी, मैं बीच में इस चीज को इसलिए कह रहा हूं कि जिससे ये अवसर प्रेरणा जी को पास ही रहे। साथ ही हिना आई, हिना ने आखिरी में ये कहा कि मेरे एक बहन के पति नहीं है और उनके बच्चों की देखभाल मैं कर रहा हूं। जो कल तक बच्ची थी वो इतनी बड़ी हो गई कि वो बच्चों को संभालने लगी। परिस्थितियां हमें इस तरीके से बना देती हैं कि आदमी उस तरीके से सोचने लगता है और वो इतना मजबूत बन जाता है। चूंकि उसका गला भरा आ रहा था बार बार, तो वो शायद बोलने की स्थिति में ना रही हो। लेकिन हिना बेटा, ये जिंदगी है, इसको जीना ही पड़ता है हमें। और हम लोगों ने, चूंकि मैं एक सामाजिक संस्थान रोटरी अंतर्राष्ट्रीय से भी जुड़ा हूँ, तो मैं ऐसे किरदारों को बहुत करीब से देखता हूँ। और जो कुछ भी हो सकता है हमारी संस्था के द्वारा, हम लोग ऐसे बच्चों का चयन करके उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं। तो ये एक अलग विषय है। लेकिन कभी भी ऐसी परिस्थितियों में हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों की कहानी में हमें एक बात बहुत अच्छी लगी प्रेरणा जी, कि जब आप संघर्ष करना शुरू करते हैं तो आपकी लोग मदद भी करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस दुनिया को हम बहुत बुरा कहते हैं, उस दुनिया में आज भी अच्छे लोग हैं। बिल्कुल, अभी आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं हमें, अच्छे लोगों की गिनती में, श्रृंखला में एक आप भी हैं जिन्होंने ऐसे लोगों को जोड़ा और आज इस मंच पे लेकर आए हैं। तो बिल्कुल अच्छाई तो बिल्कुल बनी हुई है, और हम बिल्कुल इस बात पे नहीं रह सकते कि कलयुग है और सब कुछ बुरा ही हो रहा है, अच्छाई लगातार बरकरार है। और कोमल जी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी इनको चैलेंज किया था, जिन लोगों ने कुछ भी कहा था, हम लोग तो बस केवल इनके बेटे के बारात का इंतजार कर रहे हैं। और तमाम गाने भी सीखा गया है कि जिस पे नागिन बन के डांस करना है, तो वो एक अलग बात है। मैं ये कहूंगा कि मेरा पानी उतरता देखकर मेरे किनारे पर मकान न बना लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर वापस जरूर आऊंगा। तो ये हौसले की बात है, और हौसले की उड़ान में आज हमारे दोनों शख्सियत रहे। कार्यक्रम के आखिरी में हम अनुरोध करेंगे कि राशि फिर से आए हमारे बीच में, और एक खूबसूरत से गीत की समापन होगा, और लास्ट में प्रेरणा जी सबके प्रति, दर्शकों के प्रति, सबके प्रति आभार व्यक्त करेंगी। तो बेटा राशि, अभी तो तुमने बहुत अच्छी गीत को गाया और हमारे कार्यक्रम में तुमने गीतों से जान ला दी। बिल्कुल। और अब कोई ऐसा गीत सुना दो जो समय और परिस्थितियों को जोड़ दे, मजा आ जाए। स्वागत है आप बेटा। सभी को एक बार फिर से प्रणाम। इधर नवरात्रि भी चल रही है, तो मैंने सोचा माता जी का एक भजन आप सबको सुनाऊं। बिल्कुल। वो भजन कहिए या श्लोक कहिए, 2 लाइन का श्लोक ही है एक तरह से, तो जिसमें माता दुर्गा का हर रूप और उनके सभी गुणों की इसमें स्तुति की गई है, तो वो आपको सुनाती हूँ। स्वागत। जय जय दुर्गे माँ, श्री भुवनेश्वरी माँ। जय जय दुर्गे माँ, श्री भुवनेश्वरी माँ। देवी भवानी माँ, काली कपालिनी माँ। देवी भवानी माँ, काली कपालिनी माँ। जगत उत्थारिणी
जगतुधारिणी माँ, अम्बानंद रूपिणी माँ, अम्बानंद रूपिणी माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर। इतना सुंदर कि मतलब अब जाने का मन नहीं कर रहा, लगता जैसे इससे ही शुरुआत कर देते हम। इतना सुंदर तुमने ये प्रस्तुत किया, मतलब अब जाने का मन नहीं कर। लेकिन आज तुम्हारी थकावट में भी तुमने हमें समय दिया बेटा, और इतना सुंदर गाया कि सब तुम्हें आशीष दे रहे हैं। ढेरों आशीष बटोर के आज तुम इस मंच से जा रही हो। बहुत बहुत प्यार तुम्हें। और बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंतिम पड़ाव की तरफ चलते हैं। मयंक जी, सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने ऐसे लोगों से मुझे जोड़ा। मेरे मंच की जो सोच थी, उस सोच को आपने आज खिलने दिया, तो सबसे पहले आज आपका धन्यवाद। और कोमल जी और हिना जी, आप दोनों से इतना कुछ सीख के, इतना कुछ बटोर के ले जा रहे हैं। हमारे साथ लगातार जो हमारे लोग भी जुड़े हुए थे, उन्होंने भी लगातार कमेंट्स में आप लोगों को ब्लेसिंग्स दी है और यही कहा है कि अपने दुख जो हैं वो कम लगने लगे हैं आपके दुखों को, आपके संघर्षों को देखकर। तो कई बार क्या होता है कि हम जीवन जीते हुए सोचते हैं कि हमारा ही दुख बहुत बड़ा है। आप सबको देखकर, आप सबके साथ जीकर आज सब एक दूसरे के दुखों में साझा होकर कहीं ना कहीं कुछ सीखते हुए आज यहाँ से झोली अपनी बटोर कर जा रहे हैं। बहुत खुशी है मुझे कि आज जो मंच का जो उद्देश्य था वो पूर्ण हुआ। और जाते जाते शुभ रात्रि बोलते हुए सबको मैं बस यही संदेश देना चाहूंगी, एक अपनी 4 पंक्तियों के साथ, कि है अंधेरा बहुत, राह मुश्किल बड़ी, है अंधेरा बहुत, राह मुश्किल बड़ी, हर कदम पर यहाँ आफतें हैं खड़ी, जीतेगा बस वही जो लड़ेगा यहाँ, जीतेगा बस वही जो लड़ेगा यहाँ, हार भी जीत की होती है एक कड़ी, हार भी जीत की होती है एक कड़ी। और हार को जीत में आपने कैसे बदला है वो आप सब ने इस मंच पे बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मयंक जी, अब विदा लेते हैं अपने सारे श्रोतागण जो जुड़े हुए थे लगातार इतने समय तक, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे फिर से प्रेरणा के मंच पर ऐसे ही कुछ लोगों के साथ बातें साझा करते हुए। आप भी कोई कहानी, कोई ऐसी जिंदगी से हमें रूबरू कराना चाहें तो जरूर मुझसे जुड़ें प्रेरणा के मंच पर। मैसेंजर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हम उन कहानियों को लेकर जरूर पहुंचेंगे प्रेरणा के मंच तक। संघर्षों की कहानी, हौसलों की कहानी, प्रेरणा की कहानी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।